हेलो 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 माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब। आई होप आपका दिन बहुत प्यारे तरीके से स्टार्ट हुआ है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राइज एंड शाइन माय रॉक स्टार्स। आज से हम विद फुल जोश, विद फुल डेडिकेशन एंड फुल मेहनत अपने क्लास 10th के बोर्ड्स के मैराथन्स करने वाले हैं। तो आज से बहुत अच्छे तरीके के साथ हम हमारा लास्ट के 3-4 दिनों का प्रेपरेशन करेंगे एंड वी विल इंश्योर कि हमें जितने ज्यादा मार्क्स आ सके हम उतना स्कोर करें। तो कैसे स्कोर आएंगी, कैसे मार्क्स आएंगी, सबसे इंट्रीगल चीजें होती है हर सेक्शन को एस करना। अब आज हम सबसे पहले लिटरेचर सेक्शन के प्रोज को एस करने वाले हैं। तो चलो विदाउट फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन, जो कि होने वाला है लिटरेचर रीडर का कंप्लीट प्रोज डिस्कशन। पूरा जो प्रोज पार्ट है इंक्लूडिंग द ड्रामा आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अच्छे तरीके के साथ, क्लैरिटी के साथ, क्वेश्चन आंसर्स के साथ। अब इसके साथ ही मैं स्टार्टिंग में ही आपको एक बात बता दूं, आज के क्लास के और कल का जब पोएट्री का सेशन हो जाएगा, दोनों सेशंस को मिला के कल के सेशन के बाद आपके पास एक पीडीएफ भी आएगी विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उस पीडीएफ को यूटिलाइज करके इस बार के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। वहां कुछ सॉल्व क्वेश्चन है, कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, तो सारी चीजों को साथ में घर में बैठे सॉल्व करनी है। सेल्फ स्टडी टाइम भी तो है ना। जैसे सुबह आपके पास मैं आ रही हूँ लेक्चर्स लेके, आप मेरे साथ पढ़ाई करोगे, उसके बाद पूरे दिन आप अपने लिटरेचर को टाइम दो, ग्रामर को टाइम दो, जो भी सेक्शन वीक है उस चीज को ब्रश अप साथ साथ करते रहो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमर के साथ जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी थी ऑलरेडी, उस हिसाब से टाइमर के साथ सैंपल पेपर जरूर से सॉल्व करते रहो, ठीक है। तो चलो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे लिटरेचर रीडर के प्रोज, कंप्लीट प्रोज डिस्कशन को। टू स्टार्ट विद सबसे पहला चैप्टर हमारा जो आता है वो है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। अब टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में हम क्या देखते हैं, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, निकोला और जकोपो नाम के। ये दो जो बच्चे हैं दे आर म्योरली टीनेजर्स, एक 13 का है, एक 12 का है। एज के बारे में बात कर रही हूं मैं, लेकिन फिर भी द बिहेवियर दैट दे होल्ड, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे टेक, उनके रहन सहन में, उनके बातचीत में इतना जेंटलनेस है, इतना मैच्योरिटी है कि उन्हें हम टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना करके बुला रहे हैं, ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जकोपो एंड निकोला का जो फैमिली था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। उनके पापा की डेथ हो गई थी बेसिकली, एंड उनका जो एक अच्छा घर था वो भी खराब हो चुका था, टूट चुका था। इन्होंने इतना लॉस, इतना डिस्ट्रक्शन फेस किया था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 कि दे स्टार्टेड टू स्टार्व फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब भूखे थे, शेल्टर नहीं था रहने का, ऊपर से उनकी जो दीदी थी जो सिंगिंग क्लासेस ले रही थी ताकि किसी तरह से पैसे कमा पाए, दीदी को भी स्पाइन में ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। तो अब वन एंड ओनली फैमिली मेंबर एल्डर्स में से जो बची हुई थी वो थी उनकी दीदी। उनके दीदी का देखभाल करना उनके लिए टॉप प्रायोरिटी बन चुका था। थस हम देखते हैं कि कैसे ये दो छोटे छोटे बच्चे पूरे दिन इतना मेहनत, इतना हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ काम करते रहते हैं, सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए और उस पैसे से अपने बहन का ट्रीटमेंट जारी रखने के लिए, ठीक है। तो कहानी स्टार्ट ऐसे होती है कि जो हमारे नरेटर है वो अपने दोस्त के साथ वेरोना घूमने जाते हैं। वहां जाते वक्त जिस ड्राइवर के साथ, लुइगी नाम के एक ड्राइवर के साथ वो जा रहे होते हैं, द कार स्टॉप्स फॉर अ व्हाइल ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना, जहां पे जकोपो और निकोला दोनों स्ट्रॉबेरीज बेच रहे। छोटे छोटे बच्चे ऐसे ट्रेस में स्ट्रॉबेरी ले लो करके बेच रहे हैं। अब नरेटर को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि छोटे छोटे बच्चे स्ट्रॉबेरीज बेच रहे हैं, ओह माय गॉड। तो ही ट्राइज टू बाय सम फ्रॉम देम, लेकिन द ड्राइवर लुइगी इज लाइक कि नहीं इनसे मत लो, इनके कपड़े देखो क्या हाल है, पता नहीं अच्छे फ्रूट्स है कि खराब फ्रूट्स है, मत लो सर, अच्छा वाला फ्रूट आपको ना शहर में मिल जाएगा, लेट इट बी, रहने दो करके वो लेके चले जाते हैं। तो फॉर दैट डे नरेटर भूल जाते कि अच्छा ठीक है, रास्ते में ऐसे हॉकर्स, सेलर्स तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन वेरी सून वो इन दोनों बच्चों से वापस मिलते हैं। इस बार ये दोनों बच्चे स्ट्रॉबेरीज नहीं बेच रहे थे, इस बार वो लोग दूसरा काम कर रहे थे, वो जूता पॉलिश कर रहे थे।
तो द नरेटर ओवर द टाइम सॉ दीज टू किड्स प्रैक्टिस मल्टीपल प्रोफेशंस। कभी ये बच्चे जूता पॉलिश करते, कभी ये स्ट्रॉबेरीज बेचते, कभी फल बेचते हैं, कभी ये एज अ टूरिस्ट गाइड अलग अलग जगहों में टूरिस्ट को घुमाते हैं और जगह के बारे में बताते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, कभी न्यूज़पेपर्स बेचते हैं। तो द नरेटर गॉट रियली इंटरेस्टेड इन दीज टू किड्स कि भाई ये दोनों बच्चे इतना कमाल कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते रहते हैं, दिन भर लगातार लेट नाइट तक मेहनत करते हैं, इतना पैसे कमाते हैं। तो वो जाके दोनों बच्चों को पूछते हैं कि भाई तुम दोनों जो इतने पैसे कमाते हो उसके करते क्या हो? हाँ, क्योंकि सारे दिन में बहुत सारी चीज़ें कर लेते हो, तो इस पैसे का करते क्या हो? क्योंकि ना तुम लोग ढंग से खाना खाते हो कभी, ना अपने लिए कपड़े खरीदते हो, वही पुराने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो, तो व्हाट डू यू डू विद दैट मनी? अब निकोला हु इज द एल्डर वन, वो चुप रह जाता है बिकॉज ही डज नॉट वांट टू शेयर हिज मोटिव बिहाइंड अर्निंग मनी। वो नहीं चाहता था कि कोई बाहर का अनजान व्यक्ति उसके लाइफ के बारे में पता करे, उसको बेकार की सिंपैथी दिखाए। इमेजिन इतना छोटा सा एक बच्चा कितना मैच्योर है कि ही डिड नॉट वांट टू शेयर हिज हार्डशिप्स या प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ विद एनीबॉडी। किसी और को बर्डन नहीं करना चाहता था अपने दिक्कतों के बारे में बता के, रादर उसने नॉर्मली नहीं सर क्या ही बताया, इट्स ओके करके छोड़ दिया। अब एक बार की बात है, द नरेटर डिसाइड्स कि मैं बहुत जल्दी चले जाऊंगा यहाँ से, है ना, तो अगर आपके लिए मैं कुछ भी कर पाऊँ इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर मी, बिकॉज इन दोनों के बीच, निकोला जकोपो के साथ जो नरेटर है, इनके बीच एक अच्छा सा प्यारा सा बॉन्ड बन चुका था थ्रू आउट द जर्नी जब वो वेरोना में थे। तो व्हेन द नरेटर आस्क्ड कि आपके लिए मैं अगर कुछ भी कर पाऊँ तो इट विल बी अ वेरी नाइस थिंग, निकोला तो ना ठीक है, ही वाज द एल्डर वन, रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा थे, मैच्योर ज़्यादा थे, वो ना करने लगे। लेकिन इधर जकोपो जो 12 साल का है वो कहता है हाँ ठीक है, फिर अगर आपको मदद करनी है तो एक काम कर लो, संडे को जो हम पुलेटा जा रहे हैं वहां तक आप गाड़ी से अपने ले जाओ, आपके पास तो गाड़ी है ना, तो हमें गाड़ी से ले जाओ और फिर गाड़ी से वापस लेकर आना। निकोला इनिशियली गुस्सा हो जाता है कि क्या कर रहे हो तुम, मना करता हो ना, मैं ऐसे किसी को बताना नहीं होता है, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? एंड देन इज लाइक नहीं सर इट्स ओके, यू डोंट हैव टू टेक सो मच ऑफ बर्डन एंड प्रेशर। तो नरेटर किसी भी तरह इंसिस्ट करता है कि नहीं ठीक है, मैं ही लेकर जाऊंगा। अब इन द अपकमिंग संडे या द फॉलोइंग संडे ये लोग शुरू करते हैं अपनी जर्नी टू पुलेटा। वहां पहुंचते हैं एंड जहां गाड़ी रोकने के लिए नरेटर को कहा जाता है, ही सीज इट्स अ वेरी बिग विला, ह्यूज स्पेस के अंदर एक बड़ा सा विला है, ये क्या जगह है? वो शॉक हो जाते कि ये दोनों इतने गरीब दिखने वाले बच्चे ये इतने अमीर वाले एक जगह में क्या कर रहे हैं जाके? तो ये दोनों बच्चे कहते हैं कि सर आप थोड़ी देर घूम फिर लो, हम थोड़ी देर में ही आ जाएंगे, ठीक है, बोल के वो अंदर चले जाते हैं। द नरेटर बिकम्स वेरी ईगर कि ये यहाँ क्यों जा रहे हैं, क्या काम है इन्हें। तो थोड़े टाइम बाद ये भी उन बच्चों को फॉलो करते हुए अंदर जाते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर, व्हाई हैव दे कम हियर। अंदर जाते ही ये रियलाइजेस कि दिस इज नॉट अ विला बट रादर अ हॉस्पिटल। पहले शायद कोई बंगलो टाइप ऑफ प्लेस था बट अभी वो हॉस्पिटल बन चुका था। अंदर जाके वो इन दोनों बच्चों को ढूंढते कि वे कहाँ गए, तो एक नर्स से टकरा जाते हैं। नर्स पूछती कि आप क्या ढूंढ रहे हो, हाउ कैन आई हेल्प यू? तो ही सेज अबाउट दीज टू किड्स कि ये आए हैं, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। तो नर्स बोलती है आप आओ मेरे साथ, मैं लेकर चलती हूँ। और जाते जाते वो बैक एंड की स्टोरी पूरा नरेटर को बताते कि कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इनका घर छिन गया, इनके पापा, इनके फैमिली इनसे छिन गए, दीदी का ये हालत हो गया, एंड गरीब लोगों के लिए 1 हफ्ते 2 हफ्ते कोई भी हॉस्पिटल हेल्प कर भी दे चलो फ्री में, लेकिन ज़्यादा दिन वो फ्री में ट्रीटमेंट कर नहीं सकते थे। और ये दोनों बच्चे इतने मैच्योर थे, इतने जेंटलमैन थे कि इन्होंने अपने स्कूलिंग का नहीं सोचा, अपने खाने पीने का नहीं सोचा, अपने कपड़ों का नहीं सोचा, कुछ नहीं, बट रादर दे वुड कीप वर्किंग हार्ड एंड अर्न मनी इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट ऑफ देयर सिस्टर लूसिया। तो ये बात सुन के नरेटर को ऐसा फील हुआ कि इंसानियत अभी भी है, ये जो छोटे छोटे बच्चे इतने समझदार है कि अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, अपने दीदी को कैसे रिकवर करवाए उस चीज़ की टेंशन है इन्हें। तो इंसानियत अभी दुनिया से गायब नहीं हुई है, मरी नहीं है, देयर इज स्टिल होप फॉर ह्यूमैनिटी। फिर बाद में वो 2 बच्चे वापस आते हैं एंड नरेटर डज नॉट टॉक अबाउट इट, एज इफ उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी कहानी इन्होंने जान ली है या नर्स से इन्हें पता चल गई है। ही डज नॉट टॉक अबाउट इट, नॉट डज दीज 2 किड्स टॉक अबाउट इट, ठीक है।
एंड अल्टीमेटली हम देखते हैं कि कैसे द नरेटर गेट्स इंस्पायर्ड बाय दीज टू स्मॉल चिल्ड्रन, जिन्हें हम जेंटलमैन के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, ये अपनी कहानी है। अब आएंगे इस कहानी के थीम के बारे में कि इस कहानी में मेजरली क्या थीम्स देखी जा रही है। नंबर 1, सैक्रिफाइस, कि ये दोनों बच्चे अपना लाइफ सैक्रिफाइस कर रहे थे इन ऑर्डर टू मेक श्योर इनकी दीदी ठीक हो जाए, इनका जो ट्यूबरक्लोसिस था स्पाइन का वो ठीक हो जाए, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, गाना गा सके एंड बेहतर इंसान बन जाए। ठीक है, मतलब फिजिकली बेहतर बन जाए। एंड सेकेंड थीम इज डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। अगर इन दोनों बच्चों में इतना मेंटल डिटर्मिनेशन नहीं होता कि हम कुछ भी हो जाए मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, अपने दीदी को प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएंगे, एंड इनका अगर विल पावर नहीं होता इनके साथ, तो ये शायद अपने दीदी का ट्रीटमेंट कर ही नहीं पाते और शायद इनकी दी आज तक सर्वाइव भी ना कर पाई होती। ठीक है, तो दीज टू आर द मेजर थीम्स ऑफ दिस चैप्टर। अब चलो आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देते हैं, कुछ क्वेश्चन साथ में हम सॉल्व कर लेते हैं फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या कहा जा रहा है? द नरेटर, ये वाली नहीं, रुको, सबसे पहला सवाल ये वाली नहीं, ये वाली है। हाँ, सबसे पहला सवाल, अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, डिस्कस विद रेफरेंस ऑफ दिस चैप्टर। अब अपीयरेंस इज डिसेप्टिव, ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? जैसे हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, वैसे ही यहाँ निकोला एंड जोकोपो दोनों छोटे छोटे बच्चे, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, बाल ठीक से अरेंज नहीं है, पतले पुतले से है। इनको देख के कोई सोचेगा क्या ये किसी रैकेट का पार्ट है जिनको भीख मांगना चोरी करना सिखाया जा रहा है, या इनसे कुछ होता नहीं होगा, ऐसा ही सोचेंगे इनको देख के। Whereas these two kids work so hard through day and night, इतने जुगाड़ है इनके पास, इतने टाइप का काम करना आता है इन्हें, all for saving money in order to take care of their sister। ठीक है, तो शक्ल पे या दिखावे पे मत जाओ, हमेशा जो दिखता है वही सच नहीं होता है। नेक्स्ट, हाउ डज द स्टोरी टू जेंटलमैन प्रॉमिस होप फॉर सोसाइटी? सिंपल सी बात है, इस कहानी को रीड करने के बाद हम समझ पाते हैं कि ऐसे दो छोटे बच्चे जिन्होंने अपना पेरेंट्स खो दिए हैं, उनके लिए उनकी दी बहुत इंपॉर्टेंट है। शी इज़ द ओनली फैमिली मेंबर लेफ्ट फॉर देम। तो ये बच्चे अपने बारे में भूल के अपने दी के भलाई के लिए सोचने लगते हैं, विच शोज कि देयर इज स्टिल होप फॉर ह्यूमैनिटी इन दिस सोसाइटी। ठीक है, आंसर्स है, आप आराम से रेफर कर सकते हो जब भी चाहो। नेक्स्ट यह है, एज द नरेटर write an article on the lesson of love, faith and trust that you have learned from the two young boys of Verona। इस चैप्टर से आप इन बच्चों से स्पेशली आप कुछ वैल्यूज सीख सकते हो, प्यार, फेथ और भरोसा, है ना। तो एज द नरेटर आप सिंपली एक आर्टिकल राइटिंग करोगे, तो इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बस आर्टिकल का फॉर्मेट लिखेंगे, मतलब एक टाइटल दे देंगे पूरे पैसेज को जो भी हम लिख रहे हैं, कि जैसे टू लिटिल बॉयज लव फेथ एंड ट्रस्ट ऐसा हो गया, या कुछ और नाम दे दो कि लव फेथ एंड ट्रस्ट विन्स ओवरऑल, कुछ भी नाम दे दो अपने हिसाब से, एंड देन टॉक अबाउट द आंसर। आंसर में क्या बोलोगे कि सच में सच्चा प्यार, फेथ और ट्रस्ट अगर आपको किसी पे है तो आप साथ मिलके कुछ भी हासिल कर सकते हो। वैसे ही इस चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे ये जो बच्चा है निकोला, उस पर उसके भाई का भरोसा है, उसकी बहन का भरोसा है। दे बोथ हैव फेथ ऑन देयर ब्रदर, प्लस दे लव देयर ब्रदर निकोला एंड दे कंप्लीटली ट्रस्ट हिम, कि ये भाई निकोला जो एकमात्र 13 साल का बच्चा है, लेकिन ये ही एक्ट्स एज द हेड ऑफ द फैमिली। ही विल टेक करेक्ट डिसीजंस, ही विल एंश्योर कि कैसे दीदी का ख्याल रखा जाए, ही विल एंश्योर कि कैसे भाई का ख्याल रखा जाए, है ना। एंड बोथ द ब्रदर्स टुगेदर वर वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ देयर सिस्टर। तो वो भी प्यार जो फैमिली के अंदर एक बॉन्ड बनती है, उस चीज़ के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो यही सारे सारांश है जिनको यूज करके यू हैव टू फ्रेम योर आंसर। ठीक है, ट्रूली लव, अफेक्शन, फेथ एंड ट्रस्ट आर इनवैल्यूएबल values of human life. One can say that these can be inborn or maybe acquired, but it would be convincing that these values are more inborn than acquired. तो इनिशियली स्टार्टिंग में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना, देन टॉक अबाउट द चैप्टर्स, कैरेक्टर्स, दे नर्स देम विद दीज इनवैल्यूएबल एसेट्स। द फैक्ट
applies to these two boys of Verona as well. Nicola 13 साल का, Jacopo 12 साल का. Both had a cultured and comfortable life before the war. The war killed their father, ruined their family. A bomb explosion brought them and their sister Lucia in the streets. But the courage and survival instinct of the boys couldn't be killed. Lucia contracted TB and this broke the spirit of the boys, but not for long. They did various odd jobs. They were selling wild strawberries, hawking newspapers, selling fruits, running errands. They slept on roadsides. They wore dirty clothes and never cared for themselves. They earned money honestly to pay for Lucia's medical expenses. It was the power of sheer love, faith and trust that they could do all these things just to take care of their sister. ठीक है? एक और कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल है जहां पे आप लूसिया बन के एक डायरी एंट्री करोगे. क्या है? आफ्टर हर ब्रदर्स विजिट, Lucia writes a page in her diary about her past life and her present situation. तो आप इमेजिन करो कि आप लूसिया हो एंड एक डायरी एंट्री करोगे. इसमें क्या करना है? अगेन आपको फॉर्मेट ऑफ अ डायरी एंट्री पता रखनी है. ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ना डायरी एंट्री, आर्टिकल राइटिंग, ईमेल राइटिंग, इन चीज़ों का फॉर्मेट याद रखना बस, क्योंकि फॉर्मेट पे अगर आपने बिठा दिया आंसर तो आपको पता है, चैप्टर पता है ऑलरेडी, है ना. तो एक तो डायरी का फॉर्मेट बैठ गया. उसके बाद एज लूसिया यू स्टार्ट राइटिंग हाउ यू फील अबाउट इट, कि पास्ट लाइफ कितना अच्छा था, कितना सॉर्टेड था, आपका अपना घर था जहाँ आपकी फैमिली पूरी रहती थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 ने सब कुछ खराब कर दिया एंड आपको रास्ते पे ला दिया. फिर आपको टीबी हो गया जिसके वजह से लोग या आपके फैमिली जो दोनों बच्चे बचे थे वो और निराश हो गए. लेकिन इट इज़ हाउ रिकमेंडेबल कि दोनों बच्चों ने इतना मेहनत करा जस्ट टू सेव मी लूसिया, एंड अभी मेरा कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है. डॉक्टर्स आर होपिंग कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी. लेकिन इट इज़ कमेंडेबल एंड हाईली अप्रिशिएटेड कि मेरे भाई जो इतने छोटे हैं वो मेरे लिए कितनी बड़ी सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि ना वो स्कूल जाते हैं ना खुद के बारे में सोचते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ मेरा मेडिकल एक्सपेंसेस पे करने के बारे में सोचते रहते हैं. आई होप कि मैं जल्दी रिकवर कर लूँ एंड मेरे भाइयों के लिए मैं भी कुछ कर पाऊँ जैसे कि वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं. खत्म. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इसमें क्वेश्चंस बहुत सिंपल है. ये तो चीज़ हमने कर ली है कि फैमिली के प्रति लव, डिवोशन हम कैसे देखते हैं इन बच्चों पे, है ना. यहाँ से देखते हैं व्हाट मेड द नरेटर टेक इंटरेस्ट इन द बॉयज. नरेटर इन दोनों बच्चों में इतने इंटरेस्टेड क्यों थे? कारण ये था कि नरेटर फेल्ट कि दीज टू गाइज आर वेरी वेरी, मतलब छोटे बॉयज हैं, दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, अलग अलग काम करना आता है इन्हें, है ना, सो टैलेंटेड. तो इन पे नरेटर का दिल आ गया था कि भाई सही है, कमाल के बच्चे, कितना पैसा कमा रहे, कितने कुछ करते हैं ना, लेकिन खुद के लिए एक भी चीज़ पे स्पेंड नहीं करते. वॉट मेक्स निकोला एंड जैकोपो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. निकोला एंड जैकोपो को हम टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दोनों ही बच्चे बाय मैच्योरिटी, बाय बिहेवियर, बाय पर्सनैलिटी इतने मॉरल थे, इतने वैल्यूज़ थे उनके अंदर, इतने मैच्योरिटी के साथ वो बातें करते थे, इतने रिस्पॉन्सिबल थे कि उनको आप आराम से जेंटलमैन के हिसाब से रेफर कर सकते हो. क्योंकि आज के दुनिया में जो मेन है, देयर आर मेनी मेन हु डोंट इवन नो हाउ टू बी men originally, they behave like boys, like young boys. लेकिन ये दो छोटे छोटे बच्चे जो अभी टीन एज में आए ही हैं, they know how to behave like gentlemen. ठीक है, चलो अगले चैप्टर पे आते हैं, मिसेस पैकल्टाइट्स टाइगर. इसमें क्या होने वाली है? इसमें होने वाली है वुमेन वर्सेस वुमेन की लड़ाई, कैट फाइट जिसे हम कहते हैं ना. औरतें एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगती है, बाल पकड़ के खींचने लगती है, नोचने लगती है. यहाँ लिटरली बाल पकड़ के तो नोचती खींचती नहीं है, लेकिन सोसाइटल वे में इनकी फाइट होती है. तो क्या है? बेसिकली देयर आर टू वुमेन नेम्ड मिसेस पैकल्टाइन एंड मिसेस लूना बिम्बर्टन. ठीक है, दोनों ही हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं. अब एक बार की बात है, मिसेस लूना बिम्बर्टन ने एक बारी एक टाइगर हंट किया था. ठीक है, जिसके वजह से उनको बहुत फेम मिल चुकी थी
एंड मिसेस पैकलटाइड इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे थे. शी वाज लाइक मुझे लूना को नीचा दिखाना ही पड़ेगा. हाउ इज दिस पॉसिबल, है ना. मतलब हम हाई क्लास सोसाइटी के हैं, वो मुझसे सुपीरियर कैसे बन सकती है, मुझसे ज़्यादा फेमस कैसे बन सकती है. मैं मिसेस पैकलटाइड हूँ, मैं ज़्यादा फेमस हूँ. तो उस चीज़ का मतलब इट्स ऑल अबाउट प्राइड, घमंड. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्राइड एंड घमंड. हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे अगर घमंड है आप में तो योर स्टोरी विल एंड इन अ वेरी सैड अनहैप्पी वे. हमें इस चैप्टर में ये दिखता है. ठीक है, so the protagonist Mrs. Packletide intended to shoot a tiger to successfully counter Luna Bimberton, who was constantly in talk about being carried in an aeroplane by an Algerian aviator. Mrs. Packletide's actions were largely governed by her dislike of Luna Bimberton. अब क्या है ना, लूना बिम्बर्टन ने जो टाइगर को मार के एक अजीब सा अलग सा एक फेम हासिल किया था, उसके लिए अलग से इन्हें एक एरोप्लेन में फ्लाई करके लेके गए थे, उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था. पैकलटाइड कुड नॉट बेयर इट. शी वाज लाइक ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे इससे ज़्यादा फेमस बनना है, मुझे इससे ज़्यादा पॉपुलर बनना है, क्या करूँ मैं. ठीक है, तो वो डिसाइड करती है मैं भी एक टाइगर को मारूंगी, उसके चमड़ी उधर के कुछ बनाऊंगी, फिर उसके क्लॉज का एक कुछ ब्रोच गिफ्ट करूंगी, अलग अलग चीज़ें और नेक्स्ट लेवल करने का ये सोचती है. ठीक है, तो पैकलटाइड ऑफर्ड 1,000 rupees to shoot a tiger without much risk or exertion. The villagers arranged the shoot with an old infirm tiger, worrying it might die of old age beforehand. तो पैकलटाइड ने तरकीब लगाई. ठीक है, पैकलटाइड ने तरकीब लगाई क्या कि मैं सीधा सीधा, मुझे टाइगर हंटिंग टाइगर शूटिंग तो आती नहीं है, क्या करूँ क्या करूँ. तो उसने किया ये कि एक गांव में गई और उन गांव वालों को 1,000 रुपए का इनाम देने के बारे में उसने घोषणा किया कि अगर आप लोगों ने मुझे एक टाइगर को मारने में मदद की तो आपके पूरे गाँव को मैं 1,000 रुपए दूंगी. तो गाँव वालों की तो बल्ले बल्ले भाई, है ना, कि हाय हमें बिना कुछ किए बस एक टाइगर अरेंज करना है इनके शूटिंग के लिए, जैसे ही इन्होंने टाइगर को मार दिया बस हमें 1,000 रुपए मिल जाएंगे. तो इन्होंने एक बूढ़े से टाइगर को ढूंढ के निकाला कि भाई कुछ ना कुछ करके ये टाइगर आराम से मर जाएगा, चाहे ये गोली से ना मरे, गोली की आवाज़ से ही मर जाएगा, इतना बूढ़ा हो चुका है ये टाइगर. On the night of shoot, Mrs. Packletide and her paid companion Miss Mebbin crouched on a platform with a tethered goat. तो क्या हुआ, प्लान बन चुकी थी, सिचुएशन रेडी था, मौका या दस्तूर रेडी थी. क्या था, उन्होंने एक टाइगर को रेडी रखा था गांव वालों ने, और उस टाइगर को लालच देने के लिए एक बकरी भी रख दी थी कि जैसे ही वो टाइगर को ये बकरी दिखे तो वो टाइगर आए इसको खाने के लिए. एंड रात में पैकलटाइड अपने बंदूक के साथ रेडी थी और उसने अपने साथ एक साथी को भी लाया था. एंड वो नॉर्मली अपना कोई दोस्त साथी नहीं था, इसको भी इसने पैसे दे के अपने साथ लेकर आई थी. मिस मेबिन नाम की एक लड़की थी जो कि मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करती थी, हाई क्लास सोसाइटी नहीं, मिडिल क्लास सोसाइटी में बिलोंग करती थी. उसको पैसे दे के मिसेस पैकलटाइड ने अपने साथ लाया था. क्यों, टू बी अ विटनेस कि हाँ मैंने बंदूक से, अपने ही बंदूक से खुद ने टाइगर को मारा है. विटनेस के लिए पे करके लाया था एक इंसान को. ठीक है, तो सब लोग रेडी थे टाइगर को शूट करने के लिए. द राइफल फ्लैश, द टाइगर रोल्ड ओवर डेड. However, Miss Mebbin pointed out that the goat was shot and the tiger had died from heart failure caused by sudden report accelerated by senile decay. तो क्या है, जैसे ही मौका मिला मिसेस पैकलटाइड ने गोली चला दी. अब वो गोली जाके लगी उस बकरे को, लेकिन वो टाइगर जैसे आपको पता है कि इतना बूढ़ा था कि उस राइफल गन के आवाज़ से ही उनको हार्ट अटैक आ गया था उस टाइगर को और वो मर गया था. अब लोगों को लगा कि पैकलटाइड के गन शॉट के वजह से ही वो टाइगर मरा है, तो सारे लोग सेलिब्रेट करने लगे, हाँ ये हमारी मैडम ने टाइगर को मार दिया ये. बट मिस मेबिन ने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लिया था कि गोली बकरे को लगी थी और टाइगर हार्ट अटैक से मरा था, टाइगर को गोली नहीं लगी थी. Villagers wanting 1,000 rupees convinced the fiction that Mrs. Packletide had shot the beast. Miss Mebbin used the truth to blackmail Mrs. Packletide, acquiring a weekend cottage for 680 pounds freehold. तो क्या हुआ, विलेजर्स खुश हो गए, वो सेलिब्रेट करने लगी, हाय 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 मैडम ने मार दिया, मैडम ने मार दिया. उस समय के लिए मिस मेबिन भी चुप रही कि अभी मैं इस बात को नहीं यूज़ करूँगी, जब अपना टाइम आएगा तब पैसे कमाने के लिए या अपने फ़ायदे के लिए मैं तब पैकलटाइड को ब्लैकमेल करूँ.
अब मिसेस पैकलटाइड तो अलग सेलिब्रेट कर रही थी कि हाय मैं तो इतना कुछ करके आई हूँ, है ना। वो उसने क्या किया, सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी थ्रो किया था जिसमें उसने लूना बिम्बर्टन को भी इनवाइट किया था कि आपको, मैंने जिस टाइगर को मारा है उस टाइगर के बॉडी पार्ट्स को यूज करके मैं एक ब्रोश गिफ्ट करना चाहती हूँ आपको, है ना, और टाइगर स्किन का एक मैट बना के गिफ्ट करना चाहती हूँ, प्लीज कम, आई वॉन्ट टू पे रिस्पेक्ट टू यू। तो दिखावा था ये सब बेसिकली। शी वॉन्टेड टू शो ऑफ टू द पीपल, द मीडिया, कि इसने भी और ज़्यादा अच्छा काम किया है। लूना ने जो किया था उससे बढ़ के ज़्यादा काम किया है, टाइगर को मार के उसके चमड़ी उधर के उसके बॉडी पार्ट्स यूज़ करके अलग अलग चीज़ें बनवाई है, ठीक है। अब जैसे धीरे धीरे द स्टोरी इवॉल्व्स, वी सी कि लालच का रिजल्ट क्या होता है। बाय द एंड ऑफ द चैप्टर मिस मेबिन पैकलटाइड को धमकी देने लगती है कि भाई सुनो, उस दिन ना तुमने टाइगर को मारा ही नहीं था, उस दिन टाइगर हार्ट अटैक से मरा था, ये चीज़ मुझे पता है। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि ये न्यूज़ लूना के पास जाए और लूना पूरे दुनिया को ये बात बता दे कि अरे पैकलटाइड ने तो टाइगर ही नहीं मारी है, बेकार में फेम ले रही है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप मुझे कुछ दो। अब क्या दोगे? शी आस्क्ड फॉर अ वीकेंड विला, ठीक है, वीकेंड कॉटेज, जो कि 680 पाउंड्स, बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, उस वैल्यूएशन का एक विला था। फ्री में वो विला मांग लिया उनसे, है ना। इमेजिन कितनी शातिर है, इसने ब्लैकमेल भी ऐसे किया और ऐसा सामान मांगा। अब पैकलटाइड मना भी नहीं कर सकती थी, है ना, इसका लॉस भी हो गया कि पहले मिस मेबिन को पैसे देकर लाओ, टाइगर मारने के लिए पैसे दो, ऊपर से ब्लैकमेल होकर एक इतना बड़ा जो मेरा घर था उसको भी फ्री में किसी को दे देना पड़ा। Thus, by the end of the chapter, पैकलटाइड ये सारा जो टाइगर हंटिंग एंड ऑल का गेम था, जो दिखावे के लिए वो बोलती थी कि हाँ मैं टाइगर हंटिंग करती हूँ, आई एम इनटू ऑल दिस स्पोर्ट, वो छोड़ देती है और लोगों ये कहती है कि अरे नहीं नहीं, बेसिकली द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आर सो हैवी कि मुझसे अब टाइगर हंटिंग नहीं हो रहा, मुझे मन ही नहीं करता, छोड़ दिया मैंने टाइगर हंटिंग एंड ये सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट दिखावा। जितना दिखावटी चीज़ आप करने वाले हो उतना ही ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली है लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक हो गया थीम। सबसे पहला थीम है क्लास डिविजन, कि हाई क्लास सोसाइटी, मिडिल क्लास सोसाइटी, लो क्लास सोसाइटी, कैसे हम अपने ही इंसानों के बीच ये सोसाइटी का डिविजन करके रखे हैं बेस्ड अपॉन इकोनॉमिक स्टेटस। दूसरा, जो हाई क्लास सोसाइटी होती है ना, उनमें एक डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, दिखावटी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं उनमें। सेकंड, फेमिनिन कंपटीशन। हम देखते हैं कि कैसे ये जो हमारी मिसेस पैकलटाइड है, लूना बिम्बर्टन है, ये लोग एक ही सोसाइटी के हैं लेकिन एक दूसरे से किस तरीके के साथ रैट रेस की तरह लड़ाई करते रहते हैं कि इसने ज़्यादा अच्छा किया, मुझे उससे ज़्यादा करना है, मुझे उससे ज़्यादा करना है, ठीक है। एंड ये चीज आपको ज्यादा लोग बोलते नहीं है। देयर आर 3 सिंबल्स इन दिस चैप्टर, ज्यादा लोग आपको इस बारे में नहीं बताएंगे। जो टाइगर है दैट इज द सिंबल ऑफ क्लास डिविजन, है ना, कि अमीर लोग हैं तो मतलब कुछ अमीर टाइप का ही करना होगा, तो इन्होंने टाइगर हंटिंग का एक वो स्पोर्ट चुना था। ऐसा नहीं कि नीचा दिखाना है तो मैं कोई और स्पोर्ट कर लूँ, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर लूँ या सब, ऐसा कुछ नहीं। अमीर लोग हैं तो हम क्या करते हैं, हम टाइगर हंटिंग करते हैं, ठीक है। दैट इज टाइगर इज द सिंबल ऑफ द हाई स्टेटस। नेम्स ऑफ द कैरेक्टर, ये भी सिंबल है किस चीज का, the kind of names that are there, बिम्बर्टन, पैकलटाइड, these are to showcase कि कैसे हाई क्लास सोसाइटी के तो लोग हैं बट कितना नाम से ही कितने बुद्धू और स्टूपिड फूलिश साउंड कर रहे हैं, ठीक है। तो द नेम सिंबलाइजेस देयर एक्चुअल नेचर कि दे आर सो स्टूपिड एंड फूलिश। लास्टली जो कॉटेज है ना, जो मिसेस पैकलटाइड को फ्री में मिस मेबिन को देना पड़ा, दैट इज अ सिंबल ऑफ लिविंग अ ट्रांजैक्शनल लाइफ, कि भाई अगर आप लेन देन की जिंदगी जियोगे तो बहुत मुश्किल है। कितने दिनों तक आप लेन देन करके जिंदगी जियोगे ना, कितने दिनों तक आप पैसे फेंकोगे ताकि तमाशा देख पाओ, आपके हिसाब से सारी चीजें हो, कितने दिन, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, उससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, कितना पैसा फेंकोगे। अब आते हैं इस चैप्टर के सवालों पे, ठीक है। सबसे पहला, इट वॉज मिसेस पैकलटाइड्स प्लेजर एंड इंटेंशन दैट शी शुड शूट अ टाइगर।
The compelling motive was the fact that Luna Bimberton had recently personally procured tiger skin and heavy harvest of press photographs could successfully counter that sort of thing. ठीक है, स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, Why did Packletide want to kill a tiger? बहुत सिंपल है, मिसेस लूना बिम्बर्टन ने टाइगर को मारा था एंड टाइगर स्किन यूज़ किया था एंड आई मीन इट वाज अ बिग थिंग, प्रेस में, मीडिया में, हर जगह बहुत फेमस हो गई थी लूना बिम्बर्टन, तो उनको नीचा दिखाना था। पैकलटाइड से ये बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसे नीचा दिखाने के लिए पैकलटाइड ने डिसाइड किया कि मैं टाइगर मारना चाहती हूँ, टाइगर हंटिंग करना चाहती हूँ। उसके पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। वॉट डज इट टेल यू अबाउट हर? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत दिखावटी इंसान है ना, बहुत ग्रीडी से ज़्यादा बहुत जेलस है, जल कुकरू एक औरत है हमारी पैकलटाइड, जिसके वजह से वो किसी और को अपने से ऊपर जाते हुए देख ही नहीं सकती। मैं सबसे ऊपर हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं जा सकता। वॉट इज द टोन ऑफ द स्टोरी राइटर? जो स्टोरी राइटर का टोन है वो बहुत ही फनी है एंड एक तरीके से क्रिटिसाइजिंग है। जो हमारे हाई सोसाइटी के लोग हैं ना, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप दिखाते हो कि यू ऑल आर वेरी पॉलिश्ड, लेकिन अंदर अंदर आप लोगों में ज़्यादा खोट है भाई, ठीक है। डू यू थिंक शी वॉज सक्सेसफुल इन हर मिशन? सक्सेसफुल इन हर मिशन अगर मैं पूछूं, काइंड ऑफ येस, काइंड ऑफ नो, क्योंकि उसको लूना बिम्बर्टन को नीचा दिखाना था, तो येस इन दैट सॉर्ट उन्होंने टाइगर हंट कर ली थी, टाइगर डायरेक्टली नहीं मारी थी, इनडायरेक्टली मार दी, बट हाँ फेम उनको मिलने लगी थी लूना से ज़्यादा, और लूना को वो उन्होंने नीचा दिखा तो दिया था, लेकिन ब्लैकमेल भी हुई थी मेबिन से कि आपका राज मुझे पता है, तो अगर राज को राज रखना है तो जेब ढीली करो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, What made Mrs. Packletide go for tiger hunting? Or what was the motive behind Packletide's decision to shoot a tiger? Or why does Packletide want to kill a tiger? How does she realize her ambition? हमें ऑलरेडी पता है ये आंसर, अब भी डिस्कस किया है ना, कि Luna had been carried 11 miles in an aeroplane. She felt very proud of it, would talk about nothing else. This made Packletide very jealous of her rising social fame. So she decided that personally she would procure tiger skin and offer a tiger claw brooch that will counter बिम्बर्टन्स फेम, ठीक है। जेलेसी में लूना बिम्बर्टन को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया था, ठीक है। What did Packletide do to overawe Luna Bimberton after the tiger hunt? लूना बिम्बर्टन को नीचा दिखाने के लिए पैकलटाइड ने क्या किया? टाइगर हंट के बाद एक पार्टी रख दी थी जहाँ पे प्रेस, मीडिया, फोटोशूट सब होने वाला था, और एक पार्टी रख दी थी जहाँ शी सेड कि वो लूना बिम्बर्टन को एक गिफ्ट करना चाहती है, टाइगर क्लॉ का ब्रोश गिफ्ट करना चाहती है। वो क्यों किया था, क्यों बिम्बर्टन को उन्होंने इनवाइट किया था और उसको ये पार्टी क्यों थ्रो की उन्होंने? सो दैट वो लोगों के सामने दिखा पाए कि बिम्बर्टन ने जो किया था उससे कई गुना बेटर चीज़ मैंने किया है, ठीक है। एंड हाउ डिड बिम्बर्टन रिएक्ट टू इट? वो आई ही नहीं इस लंच में, शी स्किप्ड द पार्टी, शी डिड नॉट गो फॉर इट, बस एक लेटर लिख लिया था, थैंक यू फॉर इट। हाउ डिड लुइसा मेबिन ब्लैकमेल मिसेस पैकलटाइड, और हाउ वाज लुइसा एबल टू बाय अ वीकेंड कॉटेज नियर डार्किंग? वो खरीदी तो नहीं था, उनको फ्री में मिल गया था। तो क्या हुआ था, लूना को बोल रही हूँ, मेबिन को, मिस मेबिन को पता था राज, कौन सी राज, कि पैकलटाइड ने डायरेक्टली टाइगर को शूट नहीं किया था, पैकलटाइड ने बकरे को मार दिया था, एंड द टाइगर बिकॉज ऑफ इट्स ओल्ड एज डाइड आउट ऑफ हार्ट अटैक। ये बात अगर लूना को पता चल जाती तो पूरे जगह पैकलटाइड की बदनामी होती। इसी चीज़ को यूज़ करके ब्लैकमेल करा कि भाई अगर राज को राज रखनी है तो जेब खाली करो, ये घर मुझे चाहिए, वीकेंड कॉटेज मुझे चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दीज आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बहुत आसान है, ऊपर से देख लो। व्हाट एक्चुअली मेड पैकलटाइड हंट द टाइगर? हमें बहुत पता है ऑलरेडी। हाउ डिड द विलेजर्स हेल्प पैकलटाइड इन द हंटिंग ऑफ द टाइगर? ये भी पता है कि जो विलेजर्स थे उनको 1000 रुपये मिलने वाले थे इस चीज़ के लिए, है ना। तो उन्होंने एक बूढ़े से टाइगर का अरेंज किया था कि भाई बूढ़ा टाइगर यहाँ आ जा, तुमको बस सिंपली यहाँ पे बकरे को देख के बकरे को खाने आना है, तभी हमारी मैडम जी आएंगी और तुम्हें मार देगी, बस उसी के लिए हमें 1000 रुपये मिल जाएंगे, है ना। ये थी उनकी प्लानिंग, मतलब विलेजर्स की प्लानिंग।
Describe what makes Mrs. Packletide hunt for a tiger. How does she ready herself for the hunt? बहुत आसान है अगेन. उन्होंने हंट के लिए क्या किया था? एक अपने लिए पेड कंपेनियन लाए थे मिस मेबिन को, प्लस गांव वालों को रेडी किया था, एक बकरा रेडी किया था, बैठ के शूट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी करवाया था अपने लिए, एंड बाकी पूरा गन वन लेके शी वॉज रेडी टू शूट द टाइगर. डिस्क्राइब द टाइगर हंट. हाउ डू द विलेजर्स हेल्प हर इन इट? विलेजर्स का हेल्प यही था कि उन्होंने एक बकरे का अरेंज कर दिया था एंड टाइगर को भी रास्ता दिखा दिया कि इधर इधर है, बकरा इधर है, जाओ तुम्हारा हंटिंग इधर है. तो बूढ़ा सा एक टाइगर जो उनके जंगल में रहता था, उनको लालच दिलाने के लिए सही एक गोट भी लग दिया था ताकि मिसेस पैकलटाइड कैन हंट द टाइगर. जैसे ही वो टाइगर आने लगा, पैकलटाइड ने ढिशक्याव कर दिया और वो गोली जाके लगी तो बकरे को, बट वो टाइगर मर गया बाय हार्ट अटैक. ठीक है. हाउ डज लुइसा मेबिन हेल्प इन रिवीलिंग पैकलटाइड्स कैरेक्टर? लुइसा बेसिकली जब ब्लैकमेल कर रही थी, उसी चीज से पैकलटाइड का कैरेक्टर सामने आ रहा था कि भाई शी वॉज स्कैर्ड. पहली बात तो शी वॉज जेलस, ये बात हमें पता ही है. दूसरा, शी वॉज स्कैर्ड टू लूज हर रेप्यूटेशन कि भाई आई कैन नॉट लूज इन फ्रंट ऑफ लूना बिम्बर्टन, है ना. तो चाहे आप पैसे ले रहे हो ले लो, जगह चीज़ ले रहे हो ले लो, बट सीक्रेट तो रखनी पड़ेगी. तो जो हाई सोसाइटी की डबल स्टैंडर्ड्स होती है, वो चीज़ लुइसा मेबिन ने ही रिवील करवाई थी. ठीक है. चलो नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, द लेटर. ये बहुत इमोशनल सा एक चैप्टर है. बेसिकली क्या होता है, एक इंसान, एक आदमी होता है जिनका नाम है कोचमैन अली. वो उसको पहले ना हंटिंग, बर्ड हंटिंग का बहुत शौक होता है. पहले वो अपने लाइफ में बहुत बर्ड्स को ऐसे रैंडमली देखता था और शूट कर देता था, इररेस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट दैट वो बर्ड भी किसी छोटे बेबी बर्ड की माँ, उनके पापा हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं ना. तो मम्मी पापा से बिछड़ने का या अपने बच्चे से बिछड़ने का जो दुख है, गम है, वो कितना दुखदाई होता है, वो कोचमैन अली को पहले समझ नहीं आता था. बट लेटर ऑन जब उसने अपने बेटी की शादी करवाई, शादी करने के बाद बेटी दूर चली गई अपने हस्बैंड के साथ. हस्बैंड उनका आर्म्ड फोर्स में था, तो हस्बैंड के साथ बेटी दूर चली गई. उसके बाद फॉर मेनी ईयर्स, 4-5 ईयर्स उनका बात ही नहीं हुआ अपनी बेटी के साथ. तो जो दर्द जनरली हम बोलते थे या बात करते हैं कि बर्ड्स में भी पापा मम्मी रिश्ता होता होगा, वैसे ही जैसे उनको उनके फैमिली मेम्बर्स को ये हंट करके एक दूसरे से दूर कर देते थे, तो कहीं ना कहीं कर्मा ने वो चीज़ कोचमैन अली को वापस दिया. वो अपने बेटी से दूर हो गए. इस दर्द में, इस पेन में, इस सफरिंग में वो रोज सुबह पोस्ट ऑफिस जाते थे. अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सबसे पहले ठंड में, गर्मी में, हर सीज़न में वो सुबह सुबह पोस्ट ऑफिस चले जाते थे. वहाँ बैठे रहते थे. लोग उनका मजाक उड़ाने लगते थे कि भाई ये बंदा रोज़ आता है, रोज़ बैठा रहता है और रोज़ चला जाता है, लोगों की बातें सुन के, ताना सुन के, लेकिन आना बंद नहीं करता. Now why did कोचमैन अली विजिट द पोस्ट ऑफिस एवरी डे? कारण ये था कि उसे लगता था कभी ना कभी मेरी बेटी मेरे बारे में सोचेगी, मुझे चिट्ठी लिखेगी, मेरे पास भी कोई चिट्ठी आएगी, है ना. मैं तड़प रहा हूँ अपने बेटी से बात करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए कि वो ठीक है, नहीं है, कैसी है, क्या है. तो इन कारणों से he would reach the post office every day without fail every morning. एंड उनका ऐसा ये तीर्थ यात्रा की तरह हो गया था, हर रोज़ का सुबह पोस्ट ऑफिस विजिट करना. ठीक है. तो क्या होता था, वहाँ जब भी वो जाता था, पोस्ट ऑफिस के जितने एम्प्लॉयज़ थे ना, ये लोग उनको अलग अलग नामों से बुला के, अलग अलग चीज़ें बोल के मजाक उड़ाते थे उनका. अब एक दिन एक बंदा क्या करते हैं, जोकिंगली कॉल्स आउट कोचमैन अली, कोचमैन अली. किस टाइम पे? जब वो चिट्ठियाँ लोगों को बांट रहा होता है, मजाक करने के लिए, मस्ती करने के लिए, कोचमैन अली का मजाक उड़ाने के लिए वो ऐसे रैंडमली कोचमैन अली करके बोल के छोड़ देता है. अब अली को लगता है सच में मेरी बेटी का कोई चिट्ठी आया है क्या. वो उठ के आते हैं, आपने मेरा नाम लिया, मेरा नाम लिया. तो पोस्टमैन बोले हैं नहीं नहीं नहीं, आपका नाम नहीं लिया, आप जाओ, आप जाओ. मैडमैन कहीं के, रोज आते मुंह उठा के यहाँ पे, पता नहीं किस काम से, जाओ यहाँ से जाओ. ठीक है. दे वुड मेक फन ऑफ दिस मैन. दे वुड नॉट अंडरस्टैंड द इमोशन विथ विच कोचमैन अली वुड कम टू द पोस्ट ऑफिस एवरी डे. बट वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे. उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए था, अपनी बेटी का एक अपडेट, एक चिट्ठी. ठीक है. उन दिनों में टेलीफोन्स नहीं होते थे, सिर्फ चिट्ठी से ही बातें होती थी.
He then goes back to his accustomed bench where he has been sitting for 5 long years. अब बेसिकली जैसे मैंने कहा कि वो शिकारी थे, हंटर थे, उनको पहले इस चीज़ के बारे में समझ ही नहीं आती थी कि अपनों से दूर होना कैसा लगता है, इसीलिए बर्ड्स को मार देते थे रैंडमली। लेकिन बेटी से जुदा होने के बाद, बेटी से दूर होने के बाद उनको ये चीज़ फील होने लगी। एंड दस उन्होंने पोस्ट ऑफिस का इतने सालों से रोज़ चक्कर लगाया। अब एक बार क्या हुआ, वो बीमार पड़ गए, है ना, उम्र हो रही थी धीरे धीरे, तो वो बीमार पड़ गए। एंड बहुत हिम्मत करके वो पोस्ट ऑफिस आते हैं, आके वो एक क्लर्क से मिलके कुछ पैसे देके बोलते हैं कि सर शायद मैं इसके बाद नहीं आ पाऊँगा, लेकिन अगर मेरे नाम की कोई भी चिट्ठी आए तो प्लीज़ मुझ तक पहुँचा ज़रूर देना, क्योंकि अली अंडरस्टूड कि शायद अब वो बचने ही नहीं वाला है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट करके वो चला जाता है। अब थ्रू आउट द प्रोसेस कोचमैन अली मल्टीपल टाइम्स पोस्ट मास्टर के पास भी अप्रोच किया हुआ होता है, लेकिन पोस्ट मास्टर भी उसे धिक्कार देता है कि जाओ यार, यहाँ पे आके परेशान करते हो, मेरा दिमाग मत खाओ, तुम्हारी बेटी का चिट्ठी मैं खा नहीं जाऊंगा, ठीक है, जाओ यहाँ से, बेकार मेरा दिमाग मत खाओ। लेटर ऑन, कुछ दिनों बाद सब लोग सोचते हैं कि यार ये बंदा तो रोज आता था, आजकल क्यों नहीं आता, आजकल क्यों नहीं आता, ये बात चल रही होती है। एंड एक दिन ऑल ऑफ अ सडन हमारे पोस्ट मास्टर भी बहुत पैनिक करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो बेटी है वो बीमार हो जाती है एंड उनके बेटी के अपडेट्स उनके पास नहीं आ रही होती है। वो वेट करते रहते कि मेरी बेटी का भी कोई चिट्ठी आए, उसके बारे में मैं जान पाऊँ, अपडेट्स ठीक है नहीं है, बेटी सही है नहीं है, बट कोई चिट्ठी आ नहीं रही होती है। बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दिमाग ख़राब होता है उनका। उसी समय एक बारी जब चिट्ठियाँ कलेक्ट कर रही होती है ना, जब चिट्ठियाँ असॉर्ट की जाती है कि कौन सा कहाँ जाएगा, तो वो कोचमैन अली के नाम से एक चिट्ठी देखते हैं। एंड ही आस्क्स द क्लर्क कि यार ये बंदा आता है कि नहीं आता अब, है ना, इसके नाम की चिट्ठी है। तो ये क्लर्क बोलता है कि सर ये बंदा तो अब आता ही नहीं है, क्योंकि शायद ये मर भी चुका है। तो पोस्ट मास्टर उसने क्या बोल रहे हो, कुछ दिन पहले भी तो आया था। तो ये उसने कहा कुछ टाइम पहले आया था, कुछ दिन पहले नहीं, लेकिन उसने आके मुझे ऐसा कहा था, मुझे पैसे दे गया था और मुझे कहा था कि अगर उसकी चिट्ठी आती है, उसके नाम से कोई चिट्ठी आती है उसकी बेटी की तरफ से, तो उस तक पहुंचा ज़रूर दे। तो अगर चिट्ठी आई है सर तो चलो हम उनसे पहुंचा दें। अब पोस्ट मास्टर फाइनली उस कोचमैन अली के इमोशन को समझ पाते हैं कि जैसे कोचमैन अली अपने बेटी के साइड से एक चिट्ठी आने का वेट करते थे इतने सालों तक, इतना तड़प रहे थे, इतने सफ़र कर रहे थे, वो सफरिंग 2 से 3 दिनों में ही पोस्ट मास्टर ने फील कर दिया था, क्योंकि उनकी बेटी के साथ से भी कोई अपडेट्स नहीं आ रही थी। एंड दस वो जाते हैं पोस्टमैन अली के कब्र के ऊपर, उनकी बेटी की चिट्ठी रख कर आते हैं। ठीक है, वेरी सैड एंडिंग, बट दैट इज हाउ द स्टोरी एंड्स। अब आते हैं इसके थीम पे। थीम्स क्या है? नंबर 1 लोनलीनेस और सेपरेशन। कैसे अगर आप अपनों से दूर हो जाते हो, अकेले हो जाते हो, सेपरेट आइसोलेट हो जाते हो, तो वो दूरी, अपनों से दूरी स्पेशली बहुत खलती है, बहुत पेनफुल होती है ये चीज़। देन प्यार, है ना, चाहे वो आपके लव्ड वंस हो, चाहे एज इन आपके पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, बच्चे हो, प्यार हो, जो भी हो। लव इज़ एन इमोशन जो कि बहुत गहरा होता है, और जब आप एक किसी से प्यार करते हो ना, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पार्ट अवे फ्रॉम देम, उनसे दूरी बहुत मुश्किल होती है। पेरेंट एंड चिल्ड्रन रिलेशनशिप, ये हमें पता ही है, आप एक्सपीरियंस भी करते हो। एंड इस चैप्टर में हमने देखा भी है कि कैसे एक बाप जब अपने बच्चे से दूर हो जाता है, उसके अपडेट्स उनको नहीं मिलते हैं, तो कितने वो बेचैन हो जाते हैं, दिल में उनका कितना दर्द होता है, कितना सफरिंग होता है उनके दिल में, है ना। एंड इवन फॉर अ चाइल्ड, आप अगर खुद के बारे में भी सोचो, इवन फॉर अ चाइल्ड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे अवे फ्रॉम द पेरेंट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लास्टली पेन एंड सफरिंग्स दैट वी सी इन दिस होल वर्ल्ड। जैसे इनिशियली कर्मा भी एक और चीज़ है यहाँ पे। ऐसे होता है इनिशियली चैप्टर के स्टार्ट में कोचमैन अली जब एक शिकारी या हंटर हुआ करते थे, तो वो बर्ड्स के पेन और सफरिंग के बारे में नहीं सोचते थे कि वो भी शायद किसी बच्चे को अपने माँ से दूर कर रहे हैं, किसी बाप को अपने बच्चे से दूर कर रहे हैं। वो बिना सोचे समझे लेफ्ट एंड राइट बर्ड शूट करते रहते थे। उसके बाद भी इसी कि कैसे ही हैड टू फेस द सेम पेन एंड सफरिंग इन हिज लाइफ। एंड जब कोचमैन अली के दर्द को पोस्ट मास्टर ने नहीं समझा, तो तब पोस्ट मास्टर को भी वो सेम पेन एंड सफरिंग फेस करना पड़ा था।
ठीक है, चलो क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। Ali displays qualities of love and patience. Give evidence from the story to support it. कोचमैन अली जो है हमारे यहाँ पे ही शोज क्वालिटी ऑफ लव एंड पेशेंस। कैसे? जब से उनकी बेटी की शादी होती है ना, तब से अपने बेटी से दूर होने के वजह से वो समझ पाते हैं कि प्यार क्या होता है, अपने क्या होते हैं, एंड अपने बेटी को मिस ना करने के लिए, अपने बेटी से एक अपडेट पाने के लिए वो रोज़ फॉर लास्ट 5 years वो रोज़ सुबह बिना फेल पोस्ट ऑफिस जाते, चाहे ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, सुबह सुबह पोस्ट ऑफिस जाते, वहाँ बैठे रहते, वेट करते, जब कोई अपडेट नहीं आता तब बाद में रिटर्न वापस आ जाते। ठीक है। What impression do you form of the postmaster after reading the story, the letter? पोस्टमास्टर जो थे ना, स्टार्टिंग में बहुत ही बदतमीज, सेल्फिश, बिना पेशेंस के एक इंसान थे, है ना। उनको कोई इमोशंस नहीं समझ आता था, कोई फीलिंगलेस मैन बोल सकते हो आप, ऐसे थे। लेकिन बाद में जब उनको भी वो सेम चीज़ फील करना पड़ा था, अपनी बेटी से दूरी या उनके बेटी के बारे में कोई अपडेट ना मिलना, तब ही बिकेम वेरी हेल्पफुल, सिंपैथेटिक, सेल्फलेस कि हाँ नहीं चलते हैं, कोचमैन अली के कब्र पे ही उसके बेटी का चिट्ठी रख के आते हैं। ठीक है। Tortured by doubt and remorse, he sat down in the glow of charcoal cigarette to wait. Who is tortured by doubt and remorse and why? तो जो पोस्ट मास्टर थे उनके दिल में बहुत दर्द एंड दुख आ गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो कोचमैन अली के साथ बहुत ही बदतमीजी करी थी। उन्होंने कोचमैन अली के दिल के भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी, इमोशन ही नहीं समझा था उन्होंने एक बाप का, और कोचमैन को बेकार में फॉर नो रीज़न बहुत हर्ट किया था। इसी चीज़ की वजह से ही वॉज टॉर्चर्ड बाय डाउट एंड रिमोर्स। ठीक है। He always occupied a particular seat in a particular corner of the building, and when the people got to know his habit, they laughed at him. Why did Ali go to the post office? हमें ऑलरेडी पता है किस लिए जाते थे, चिट्ठी पाने के लिए अपनी बेटी से, है ना। What status did the post office building assume for Ali then? तो उस समय में पोस्ट ऑफिस को लगता था कि अरे भाई ये रोज तीर्थ यात्री की तरह पोस्ट ऑफिस आते हैं, मंदिर मानते हैं पोस्ट ऑफिस को, फिर टाइम पे निकल जाते हैं, क्या चल रहा है। They laughed at him. Why did they laugh at कोचमैन अली? कारण ये था कि उनको लगता था ये पागल है भाई, रोज रोज आते हैं, बैठ जाते हैं इसी होप में कि उनकी बेटी को चिट्ठी लिखेगी। भाई पागल हो क्या? अगर आएगी तो पता चल जाएगी ना, क्यों रोज रोज आ रहे हो? क्या मतलब है इस ऐसे आशा की जो पूरी नहीं हो रही। हाउ वुड द पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स मेक फन ऑफ अली? वो क्या करते थे, जानबूझ के कोचमैन अली का नाम ले लेते थे, उसको उसके दिल में आशा जगाने की कि तुम्हारी चिट्ठी है, और जैसे ही वो उठ के पूछते थे मेरी चिट्ठी मेरी चिट्ठी, बोलते नहीं नहीं भाई कुछ भी, तुम्हारी चिट्ठी थोड़ी है, बैठो बैठो जाओ यहाँ से, राधा तुम बैठो ही मत, जाओ यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। For now, the postmaster understood Ali's heart and his very soul. Why did the postmaster go to post office at 3 that day? उस दिन पोस्टमास्टर को पूरी कहानी पता चल चुकी थी एंड वो सो नहीं पा रहे थे। ऐसा था कि उनका दिल अपने बच्ची के लिए बहुत बेचैन था कि वो ठीक है नहीं है, बहुत दिनों से अपडेट्स नहीं आ रही है, मेरी बेटी का क्या हाल है क्या नहीं है। How was the postman's heart changed now towards Ali? पोस्टमास्टर को अली के बारे में पूरी कहानी, जैसे मैंने कहा, पता चल चुकी थी, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे थे कि मैंने उनके लिए बहुत ख़राब बिहेव किया है। बेचारे वो अपनी बेटी से दूरी 5 साल के लिए बर्दाश्त कर रहे थे, मैं तो 2-3 दिनों में ही नहीं कर पा रहा। Why postmaster's heart changed towards Ali? ये तो हम समझ ही गए। कारण ये था कि अभी पोस्टमास्टर भी वो सेम चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा था जो अली 5 साल से एक्सपीरियंस कर रहा था। What did he do thereafter? तो उन्होंने जल्दी जल्दी अपना चेयर निकाला एंड वो वेट कर रहे थे कि अली आएगा, कोचमैन अली आज भी सुबह आएगा, आके अपनी बेटी का चिट्ठी लेगा, क्योंकि फाइनली वो आ गया है। और पोस्टमास्टर को लगता भी है कि कोचमैन अली की एंट्री हुई है, वो पोस्ट ऑफिस आया है, लेकिन लेटर ही रियलाइजेस कि वो उसका भूत हो सकता है, शायद उसका गोस्ट या स्पिरिट हो सकता है शायद, क्योंकि रियलिटी में वो मर चुका था। ठीक है। टॉर्चर्ड बाय डाउट एंड रिमोर्स, ये पता है अपने को। हु इज ही हियर? ही इज द पोस्टमास्टर। व्हेन डिड ही रिप्रोच हिमसेल्फ? ही रिप्रोच्ड हिमसेल्फ फॉर
not being able to understand or relate to Postman Ali's emotions. ठीक है. Why did he feel anxiety? Anxiety इसलिए थी क्योंकि अपने बेटी के बारे में उनको कुछ पता नहीं चल रहा था. बेटी बीमार है बट ठीक है नहीं है वो नहीं पता चल रहा था, अपडेट्स नहीं मिल रहे थे. Why were there doubt and remorse? डाउट एंड रिमोर्स इसलिए थे क्योंकि डाउट बिकॉज उनको पता नहीं था बेटी ठीक है नहीं है. रिमोर्स इसलिए था क्योंकि उन्होंने अली के साथ बहुत बुरा किया था. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं अगले चैप्टर पे. चलो अच्छा, जस्ट टू लेट यू नो, आपके प्रैक्टिस के लिए मैं काफ़ी सारे सवाल रख रही हूँ. ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए मैं काफ़ी सारे सवाल रख रही हूँ ताकि आप आराम से उनको सॉल्व कर पाओ अपने सेल्फ स्टडी के टाइम पर. लॉन्ग आंसर है, कुछ शॉर्ट आंसर है. आपको मेक श्योर करना है कि आप इनको पढ़ाई ज़रूर करो, बहुत ज़रूरी है. ठीक है, आपके लिए ही मैं सवालों को रखी हूँ ताकि आप उनको प्रिपेयर कर पाओ एंड एग्जाम के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार हो पाओ. ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे. अ शेडी प्लॉट. अ शेडी प्लॉट में हम क्या देखते हैं? एक बहुत ही शेडी सा चैप्टर है, मतलब हल्का भूतिया भी है बट फनी ज़्यादा है. ठीक है, इसमें क्या होता है, एक भूत होती है जो लोगों को हेल्प करती है. ठीक है, देयर इज़ अ भूत जो लोगों को हेल्प करती है. ठीक है, क्या होता है ना कि एक भूतों की कम्युनिटी है और वो भूत अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइप में हेल्प करती है. जैसे कि एक राइटर्स एसोसिएशन है अमंग्स द भूत, वहाँ से हेलेन नाम की एक भूत आती है और हमारे जो यहाँ पे ऑथर है या नरेटर है वो एक राइटर है, वो स्टोरी लिखते हैं पार्ट टाइम में. उनको कहानी नहीं मिल रही तो हेलेन आके कहानियाँ दे के जाती है उनके दिमाग में. बट एक बार की बात है, जो बुरा भूत समाज था वो बहुत परेशान थे कि लोग ना वो प्लान चिट करते हैं या भूत बुलाओ गेम खेलते हैं, ओजा बोर्ड का यूज़ करते हैं लोगों भूतों से सवाल पूछने के लिए ना, उससे भूत बहुत परेशान थे. तो नरेटर के थ्रू वो लोगों में ये न्यूज़ स्प्रेड करवाना चाहते थे कि ओजा बोर्ड का यूसेज बंद करो, प्लान चिट करना बंद करो, हम भूत परेशान हो रहे हैं, भूतों में शांति नहीं है, भूत सिर्फ लोगों के घर में जा रहे हैं और क्वेश्चन आंसर्स खेल रहे हैं, हम थक गए हैं प्लीज़. तो उसके लिए वो नरेटर का इस्तेमाल करती है. ठीक है, नरेटर को पहले तो नरेटर के सामने अपीयर हो जाती है, अपीयर होकर बोलती है मैं हेलेन हूँ, मैं ही तुम्हें कहानियों का आइडियाज़ दे के हेल्प करती हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हें हेल्प नहीं करूँगी. कारण यह है कि मैं चाहती हूँ तुम अपने दोस्तों को बताओ कि वो ओजा बोर्ड यूज़ करना बंद करे, प्लान चिट करना बंद करे, क्योंकि सारा भूत समाज बहुत परेशान है. अगर तुमने ये लोगों को बोल दिया तो फिर मैं आके तुम्हें जो भी स्टोरी है उसका अच्छा सा एक आइडिया देकर जाऊँगी. अब हमारे जो नरेटर है वो बेचारे सोच रहे थे कि हैलॉक नाम का जो हमारा राइटर है या नरेटर है वो बेचारे सोच रहे थे कि ठीक है चलो मैं अपने दोस्तों को मना कर दूं. लेकिन उसी दिन उसकी जो बीवी है प्यारी सी लविनिया आके घर में बोलती है कि अरे मैंने ओजा बोर्ड खरीदा है, सेल में इतने सस्ते में मिल रहा था बताए, तो आज मैं अपने घर में शाम में पार्टी रखूँगी, अपने दोस्तों को भी बुलाऊँगी, तुम भी आ जाना ताकि हम सब भूत बुलाओ पार्टी कर सके. अब हैलॉक इस लाइक ले, मुझे हेलेन ने बोला है, एक भूत आई थी मेरे पास, भूतनी आके मुझे बोल के गई है कि अपने दोस्तों को ये करने से मना करो और मेरी अपनी ही बीवी ये चीज़ लेकर आ गई है. अब क्या करें? अब बीवी के सामने तो मुंह ही नहीं खुल रहा है हैलॉक का, तो क्या करे? जब शाम में ये गेम खेलना शुरू हुआ, सारी औरतें जो लविनिया की दोस्त थी, जान पहचान की थी, सारी औरतें पेयर्स में बैठ गई ओजा बोर्ड के सामने और भूतों को बुलाने लगी. अब जैसे ही भूतों को बुलाई, सबसे पहले हेलेन आई. हेलेन आके हैलॉक के बारे में बोलने लगी कि ये चीट है, ये धोखेबाज है, इसने मुझे धोखा दिया है. सारी औरतों को लगने लगा कि भाई इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है क्या धोखा, किसको धोखा दिया, क्या चल रहा है, शादी लविनिया से की है, प्यार क्या, या बाहर कोई और चक्कर चल रहा था क्या कि भूत आके ये सारी चीज़ें बोल रही है, चल क्या रही है. तो लविनिया अगले सुबह अपने दोस्तों की बातों को सुन के बहुत एजिटेट हो जाती है, बहुत रूठ जाती है. तो अगले सुबह अपने पति के लिए एक नोट लिख देती है कि मैं अपने मायके वापस जा रही हूँ, ठीक है, बाकी बातें लॉयर कम्युनिकेट करेंगे, हम डिवोर्स कर लेंगे. ये कह के वो चिट्ठी रख के गई थी कि उसे चले जाना था. अब भूत जो अपनी हेलेन है
वो हेलॉक के कमरे में फिर से आती है कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुम क्यों नहीं सुने, तुमको मैंने बोला था कि ओजा बोर्ड वगैरह गेम मत खिलवाओ, बट तुमने अपने घर में ही ये बोर्ड लेकर आ गए, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। अब हेलॉक वैसे ही परेशान था कि भाई मेरी बीवी मुझे डिवोर्स देके जा रही है ना, अब मेरी बीवी जाएगी तो मेरी काम वाली भी चली जाएगी, तो मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसी सिचुएशन में लवीनिया आ जाती है इनके कमरे के अंदर। अब हेलॉक पैल्पिटेट करता है कि भाई अगर लवीनिया को पता चल गया मेरे कमरे में एक लड़की भूत है, स्पेशली भूत है, तो वो पागल ना हो जाए, बेहोश ना हो जाए डर के मारे। तो संभालने के लिए वो ऐसा बिहेव करने लगा कि कुछ छुपा रहा है। अब बीवियों के सामने अगर पति कुछ छुपाने का नाटक करे, है ना, या छुपाने का एक्शन करे, तो बीवियों को और शक होने लगता है। तो बीवी बोले क्या छुपा रहे हो, कमरे में क्या है तुम्हारे, जरा दिखाओ मैं भी देखूं क्या है तुम्हारे। वो अंदर आती है और वो देख के रुक जाती है, ये तो भूत है, ये तो भूतनी है, चल क्या रहा है। उस टाइम पे उसे पूरी क्लैरिटी देती है हेलेन कि मैं वो कौन है, हेलेन एक भूतनी है। वो स्टोरीज के आइडियाज दे के हेलॉक को हेल्प करती है, लेकिन उसने रिक्वेस्ट किया था कि ओजा बोर्ड का यूसेज बंद किया जाए, है ना। तो ये सारी बैक एंड की स्टोरी फाइनली लवीनिया को पता चलती है और फिर लवीनिया लाइक अच्छा तो वो भूतनी है और इसी कारण से चीट बोल रही थी, चलो ठीक है कोई बात नहीं चलेगा। तो वो अपना बैग वैग रख देती है, डिवोर्स कैंसिल हो जाता है एंड देन दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर अगेन। ओजा बोर्ड को दूर कर दिया जाता है एंड हेलेन वापस आके अपने हेलॉक को, मतलब हमारे जो नरेटर है, उनको स्टोरी के आइडियाज देते रहते हैं। अब बात ऐसी है कि हेलॉक का मेन प्रोफेशन राइटर नहीं है, वो जॉब करते हैं, लेकिन पार्ट टाइम अपने दोस्त के मैगजीन के लिए हॉरर स्टोरीज भी वो लिखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसे कमाने हैं। कारण क्या है कि उनकी बीवी थोड़ी सी हाई मेंटेनेंस थी, तो सिर्फ अपने जॉब के सैलरी से बीवी के शौक पालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, इसलिए साइड अर्निंग के लिए अपने दोस्त के मैगजीन में भूतिया कहानी लिखते थे वो। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, वो शायद क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू हम कवर कर लेंगे। चैप्टर का जल्दी जल्दी थीम समझ लो, ह्यूमर है, अ लॉट ऑफ फनी एलिमेंट है कि एक भूत आते हैं और लोगों को, इंसानों को स्टोरी राइटिंग आइडिया देते हैं। भूतों में एक राइटर सोसाइटी है, कैन यू इमेजिन ऑल दीज थिंग्स। भूत आके इंसानों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हमें मत बुलाओ, हम परेशान हो गए हैं। जहां भूत से लोग डरते थे, आज भूत लोगों से डर रहे हैं। What makes Helen the ghost and her other co-ghost organize the Writers Inspiration Bureau? सिंपल सी बात है, पहले जब ये भूत जिंदा थे तब वो बहुत अच्छे राइटर्स थे, लेकिन फेमस नहीं हो पाए थे। तो उनका ये था कि हम मैगजीन्स भी पढ़ते हैं, हम लोग अच्छे से, हम खुद लिटरेचर के सेक्शन में थे जब हम जिंदा थे, मरने के बाद कुछ तो भला करें, तो हम एक राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो ओपन करते हैं, भूतों में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं, जहाँ से अलग अलग भूत अलग अलग लोगों के पास, इंसानों के पास जाएंगे, उनके दिमाग में स्टोरी राइटिंग की आइडियाज देकर आएंगे ताकि इन लोगों का भी कुछ भला हो। Why had Helen the ghost been helping the narrator write ghost stories? Why was she going on strike? What condition did she place for providing continued help? हेलेन जो गोस्ट है वो नरेटर को इसीलिए मदद करती थी बिकॉज राइटर का दिमाग ब्लैंक हो जाता था। जब भी वो स्टोरीज लिखने बैठते थे वो आइडियाज के बिना, मतलब एकदम ब्लैंक हो जाते थे, एंड हेलेन आके उसको हर बारी कहानी के आइडियाज देकर हेल्प करती थी। इस बारी वो स्ट्राइक पे इसलिए जा रहे थे क्योंकि सारे गोस्ट परेशान थे, सारे गोस्ट लाइक हमें बुला बुला के थका दिया है, हमें सोने का बैठने का टाइम ही नहीं मिलता, तो भाई ये सारी ओजा बोर्ड की गेम्स बंद करो। जैसे ही तुम लोगों को मना कर दोगे, बंद कर दोगे, मैं वापस आके अपना हेल्प आपको वापस प्रोवाइड करूंगी। Why does John want the ghost to disappear before his wife appears on the scene? What impression of his wife's character do you form with his words? तो जॉन हेलॉक बेसिकली डरता है कि उस दो चीज़ है, अपनी बीवी से डरता है कि उसके घर में एक औरत है, इस चीज़ से बीवी चिल्लाने लगेगी, पीटने लगेगी। दूसरी बात ये थी कि उसे लगता था बीवी उसकी बहुत फ्रजाइल है, तो एक भूतनी को इधर देख के वो डर के बेहोश ना हो जाए। ठीक है, एंड बीवी के बारे में ये समझ आता है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, बीवी बीवी होती है, अगर पति के पास कोई भी, चाहे इंसान हो चाहे भूतनी हो, कोई भी और औरत हो, तो जलेगी तो जरूर ना। After reconciliation with her husband, John Hellock
Lavinia writes a letter to her friend expressing how her relation with him had almost been on the verge of breaking and what saved it. Write her letter. तो ऐसा इमेजिन करो कि आप लवीनिया हो, है ना, और एक चिट्ठी लिखना है आपको, तो फॉर्मेट सिर्फ लेटर का होगा। बॉडी का कंटेंट आपको पता है कहाँ से कहाँ तक, कि कैसे जब आप लोग गेम खेलना शुरू कर रहे थे ओजा बोर्ड का, उस टाइम पे हेलॉक के बारे में एक भूतनी आके बोल रही थी कि ये चीटर है, धोखेबाज है, धोखा दिया इसने, वगैरह वगैरह। और फिर एंड कहाँ होगा, जब लवीनिया को अल्टीमेटली हेलेन से पता चलता है कि रियल कहानी क्या है। हेलेन ने रिक्वेस्ट किया था कि कोई ओजा बोर्ड यूज़ ना करे, इसने अपने घर में ही वो बोर्ड लेकर आ गया था, इसीलिए वो चीट चोर ये सब बोल रही थी हेलॉक को, है ना। तो वहाँ से पूरा इंटायर नरेटिव आपको शॉर्ट में लिखना है, 6 मार्क का वर्दी। चलो कुछ और सवाल है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, इनको भी सेल्फ स्टडी के टाइम पे प्लीज यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है गाइस। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा क्वेश्चन है, देखो, व्हाई डज द नरेटर हेजिटेट टू बी अ पार्टनर टू लॉरा हिंकल ड्यूरिंग द ओजा बोर्ड पार्टी। क्या है ना, जो हमारे नरेटर है वो अपनी बीवी के साथ पार्टनर बनने के लिए रेडी थे गेम में, लेकिन लॉरा हिंकल थोड़ी चिपकू लड़की औरत थी, है ना, उसको मज़ा आता था हेलॉक को सताने में, चिढ़ाने में। तो हेलॉक डिड नॉट लाइक ऑल ऑफ इट, तो इसीलिए वो लॉरा हिंकल की पार्टनर नहीं बनना चाहते थे, ठीक है। तो ऐसे कुछ सवाल है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है कि जॉन हेलॉक रिफ्लेक्ट्स अपॉन हिज एक्सपीरियंस विद द गोस्ट इंसिडेंट। आप हेलॉक बन के एक डायरी एंट्री लिखो, ठीक है। ये सारी प्लीज़ आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को स्पेसिफिकली होमवर्क या सेल्फ स्टडी टाइम पे ज़रूर से एक बारी सॉल्व किया करना, ठीक है। कुछ रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस है, इनको भी देख लेना। ये सारे कॉम्पिटेंसी नहीं, रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी है, इनको भी देख लेना, ठीक है। ये देखो चैप्टर कंपैरिजन क्वेश्चंस जो कि आज से आते हैं। The story Virtually True has elements of virtual reality and advanced technology that contrasts with the traditional ghostly occurrence in Shady Plot. तो Shady Plot और Virtually True दोनों चैप्टर्स का कंपैरेटिव क्वेश्चन। How do these contrasting themes and narrative style contribute to the overall tone and meaning of each story? ठीक है, तो क्या हो जाता है, वर्चुअली ट्रू जो चैप्टर है उसमें आपको क्या देखने मिलता है कि कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड एक चैप्टर है, जहाँ पे एक लड़का एक्सीडेंट की वजह से उसकी मेमोरी, उसका गेम पूरा एक उसकी मेमोरी पूरा एक गेम में स्टोर हो जाती है, एंड दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजी बेस्ड थिंग। लेकिन जो हमारा ये चैप्टर है शेडी प्लॉट, इसमें भूतिया अपीयरेंसेस होती है ना, भूतिया चीज़ें आती है जो बहुत पुरानी एक चीज़ है। तो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट, एक पुराना कॉन्सेप्ट ऑफ भूत, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें। नाउ दीज कॉन्ट्रास्टिंग थीम्स एंड नैरेटिव स्टाइल कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल टोन मीनिंग ऑफ ईच स्टोरी। डिस्पाइट द डिफरेंसेस, बोथ रिफ्लेक्ट ऑन ह्यूमन कंडीशन एंड कम्प्लेक्सिटीज ऑफ नेविगेटिंग द रेल्म ऑफ रियल एंड इमेजिन्ड, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी भी इमेजिनरी चीज़ है ना, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। हम वो VR वाला चश्मा पहन लेते हैं और हम सोचते हैं हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम ड्रैगन के सामने से भाग रहे हैं, बट सच्चाई में तो नहीं होती। तो दोनों ही स्टोरीज में हमें एक मेन मुद्दा दिखता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रियलिटी का दुनिया एंड इमेजिनरी दुनिया, ठीक है। चलो अब अपन आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है पटल बाबू। पटल बाबू भाई हमारे बंगाल से है, तो एक स्पेशल रिश्ता है मेरा इनके चैप्टर के साथ, है ना। ये मेरे शहर से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली पटल बाबू एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में ये पूरा चैप्टर है जो कि एक एस्पायरिंग एक्टर है, जिन्होंने पहले एक्टिंग करी हुई थी, थिएटर एंड ऑल में इनका बहुत नाम था। लेकिन लेटर ऑन इन हिज लाइफ क्या होता है, धीरे धीरे एक्टर की उम्र के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होने लगती है। तो इनके साथ भी वही हाल था। एक दिन रैंडमली उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक मूवी में एक पार्ट प्ले करने की, बट बहुत ही छोटी सी माइनर सी पार्ट होती है। जैसे ही उन्हें अपना पार्ट पता चलता है कि इट्स सच अ माइनर पार्ट, सच एन इनसिग्निफिकेंट पार्ट, कि मेन जो एक्टर है उनसे रास्ते पे ये टकराएंगे एंड ओह करके बस एक रिएक्शन देंगे। वो इनिशियली बहुत डिसहार्टन हो गए थे कि ये कोई बात हुआ, मेरे जितना इतना एक्सपीरियंस एक्टर और मुझे ऐसा रोल दिया जा रहा है, एक ही डायलॉग, ओ ये क्या मतलब है भाई। तो ही गॉट डिसहार्टेंड। लेकिन फिर वो खुद ही अपने गुरु के बातों को याद करते हैं
कि आपका रोल जो भी हो, आपका किरदार जैसा भी क्यों ना हो, आप खुद से सच्चे होने चाहिए, मतलब खुद के, यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। और उसके लिए वॉट एवर यू गेट इन लाइफ, कभी किसी अपॉर्चुनिटी को ठुकराना नहीं, हमेशा एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट कम्स योर वे विथ अ स्माइल, एंड उस चीज़ के लिए अपना पूरा एफर्ट देना, अपना पूरा हार्ड वर्क, मेहनत देना। तो वो एडवाइस, वो सजेशन अपने गुरु का याद करते हैं एंड ही डिसाइड्स कि नहीं ठीक है, मुझे जो पार्ट मिला है वो मैं अच्छे से शिद्दत से उस पार्ट को निभाऊंगा। अब जिस दिन शूट होनी है उस दिन एकदम प्रॉपर टाइम में वो घर से निकलते हैं, शूट लोकेशन पे पहुंचते हैं। वहाँ जाने के बाद जो भी उनका टचअप वगैरह रहता है या कॉस्ट्यूम रहता है उसमें वो रेडी होते हैं एंड ही वेट्स फॉर द टाइम जब उनका शूट सीन होने वाला है। जैसे ये शूट सीन उनका रेडी होता है, वो ना डायरेक्टर को एक आइडिया देते कि भाई सुनो, आई हैव अ बेटर थिंग, बेटर आइडिया, कि सिंपली चलते चलते टकरा जाऊंगा, ओ बोलूँगा, वो बहुत आर्टिफिशियल लग रहा है। एक काम करता हूँ, आप मुझे एक न्यूज़पेपर दे दो, मस्त मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ जाऊंगा और एक्टर से टकराऊंगा एंड बोल दूंगा ओह, तो रियलिस्टिक लगेगा। देन द डायरेक्टर अग्रीज कि हाँ हाँ ठीक है, अच्छा आइडिया है, चलो ये कर लेते हैं। एंड एक्टिंग का इनका सीन हो जाता है। इनको कहा जाता है कि आप थोड़ी देर रुक लेना, आपका पेमेंट भी हो जाएगा। लेकिन बाय द एंड ऑफ द चैप्टर वी सी कि वो रुकते नहीं है। ही डज नॉट वेट फॉर द पेमेंट ऑफ हिज कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि ही इज मेंटली वेरी सेटिस्फाइड बाय द काइंड ऑफ रोल दैट ही प्लेड, बाय द एक्टिंग दैट ही डिड। छोटा सा किरदार है बट उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया था ना, ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड विथ हिज परफॉर्मेंस एंड दस ही वॉज लाइक उतने से रोल के लिए कितना ही पैसा मिलता, कोई बात नहीं, पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ कि मैंने इतना प्यारा सा, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उस पार्ट के लिए। ठीक है, एंड दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स। तो वी सी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द थीम ऑफ द चैप्टर कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन होना बहुत बहुत ज़रूरी। ये यहाँ पे कैसे आ गया भाई? पर्सनल सेटिस्फैक्शन होना कैसे ही बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ हमें इस चैप्टर में पता चलती है। ठीक है, ये पार्ट गलती से आ गई है तो इसको आपको देखने की नीड नहीं है। ठीक है, ये बात आई थिंक गलती से इन्होंने ऐड कर दी थी। मेन चीज़ है इस चैप्टर का थीम कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप मेंटली इमोशनली सेटिस्फाइड हो तो उससे बड़ी खुशी आपके लिए और कुछ होती नहीं है। ठीक है, हाउ डज पोर्टल बाबू रिकनसाइल टू द डायलॉग गिवन टू हिम? जो उनको डायलॉग दिया गया था ना, वो बहुत दुखी थे कि ओह, बस एक ओह वर्ड है मेरा है, व्हाट इज दिस, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। बट देन उन्हें अपने गुरु पाकराशी सर का एडवाइस याद आया कि भाई कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आए कभी उसे ठुकराना नहीं। तो इसी के बाद पोर्टल बाबू ने अपना जो एक्शन या जो भी उनका किरदार था वो एकदम शिद्दत से निभा लिया। Who was Pakrashi? How does his word help पोर्टल बाबू? पाकराशी बेसिकली, गोगन पाकराशी was पोर्टल बाबू के मेंटर, एक्टिंग करियर में उनके मेंटर थे वो। ठीक है, तो उनके जो शब्द थे इससे पोर्टल बाबू फिर से इंस्पायर हो गए थे कि हाँ नहीं, कर्म करो, ठीक है, अच्छे से कर्म करो, बाकी फल आपको जब मिलना होगा हो जाएगा। तो ही अंडरस्टूड कि उनको अपना पार्ट बस अच्छे से प्ले करना है। इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट्स मोर देन इनफ। What were the special touches that पोर्टल बाबू gave to his role to make it more authentic? स्पेशल टचेस क्या था? एक तो उन्होंने बोला था कि भाई न्यूज़पेपर दे दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ उन्होंने क्या करा, वो ओ बोलने का अलग अलग तरीका प्रैक्टिस कर रहे थे कि टकराने के बाद कैसा ओ आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओ ओ टकरा रहे हैं हर बार और ओ बोलने का स्टाइल प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, तो he was giving different inflection, saying the single word in low pitch, high pitch, long drawn, shouting, whispering, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे थे। Describe the past of पोर्टल बाबू as an actor। तो एज एन एक्टर उनका पास्ट बहुत सही था, वो बहुत डिमांड में थे थिएटर प्लेस में, जात्रा प्लेस जो होते थे, मतलब स्ट्रीट प्लेस जो होते थे उनमें, एंड ही वॉज वेरी वेरी फेमस इन ऑल द थिएट्रिकल क्लब्स। लेकिन समय के साथ साथ वो पास्ट में ही रह गया। ठीक है, एक टाइम था जब उनको देखने के लिए लोग टिकट्स खरीद के आते थे, बट अब कोई याद भी नहीं रखता उन्हें।
How did Portal Babu disclose his pleasure for the film role before his wife, or how did Portal Babu react to the offer of a role in film? अब पोर्टल बाबू को सडनली बहुत सालों बाद एक फिल्म में कोई रोल प्ले करने का ऑफर आया था, उससे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। अब उनकी बीवी कह रही थी कि अरे पहले सुन तो रो रोल क्या है, सही है नहीं है। इनका था कि अरे हर बात पे बस नेगेटिविटी लाना है, अरे मुझे मूवी में रोल मिला ना बहुत बड़ी बात है, चलो मैं तो बहुत खुश हूँ। ठीक है, ऐसा रिएक्शन था उनका। What did Portal Babu recollect of his mentor Gagan Pakrashi then? वही सेम चीज़ है, सेम चीज़ अभी हमने इतने बारी इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है, सेम चीज़ है। Imagine Portal Babu writes a diary page about an important event. He writes a diary page describing this event. Write the diary on his behalf about this event in not more than 150 words. कौन सा इवेंट? ये जो शूटिंग का डे था। तो आप पोर्टल बाबू बनो और एक डायरी एंट्री करो। आपका जो पूरा शूट था, आपको चैप्टर पता है शूट कैसा रहा क्या नहीं रहा, है ना, कौन एक्टर था, कौन डायरेक्टर था, शूट का पूरा सिचुएशन कैसा रहा, आप अपने डायलॉग के लिए कैसे क्या प्रैक्टिस कर रहे थे, कैसे आप पहले डिसहार्टन हुए, उसके बाद यू डिसाइडेड टू जंप अप एंड परफॉर्म द बेस्ट, पूरा चीज़ नरेटिव शॉर्ट में लिखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वर्चुअली ट्रू। अब वर्चुअली ट्रू क्या होता है? वी आर, वर्चुअली ट्रू, ये सारी चीज़ें गेम्स में ही होती है ना, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, वो गेमिंग एक वर्जन होता है गेम्स खेलने का। तो इस चैप्टर में भी हम देखते हैं कि कैसे, मेन इसका ये है कि कैसे एक बच्चे का एक्सीडेंट जब होता है, उसका सिर उसके पीसी से टकरा जाता है, टकराने की वजह से उसकी मेमोरी या उसका सोल आप कह सकते हो वो उस गेम में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसका मेमोरी पूरा उस गेम में अटक जाता है। जब वो बच्चा कोमा में होता है, उसकी मेमोरी गेम में होती है। तो थ्रू द गेम ही काइंड ऑफ आस्क्स फॉर हेल्प फ्रॉम अनदर चाइल्ड कि अगर आप मुझे इस किसी भी गेम में मरने से बचा लेते हो, रिट्रीव कर लेते हो, तो शायद वो बच्चा रियल लाइफ में भी कोमा से निकल के ज़िंदा हो जाए। ठीक है, ऐसा एक चीज़ है, ऐसा एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक चैप्टर है। तो टू अंडरस्टैंड इट, माइकल हमारा यहाँ पे एक कैरेक्टर है। ठीक है, माइकल्स फादर इज नटी अबाउट कंप्यूटर्स, मतलब वो कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें, इन चीज़ों के लिए माइकल के पापा पागल थे। तो अपने बेटे माइकल के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम खरीद के लेकर आते हैं सेकेंड हैंड। ठीक है, तो इज नटी अबाउट कंप्यूटर्स एंड बॉट अ VR वाइजर ग्लव एंड लेटेस्ट इंटरैक्टिव साइको ड्राइव गेम्स एट अ कंप्यूटर फेयर। तो एक बारी एक मेला चल रहा था कंप्यूटर फेयर टाइप ऑफ, जहाँ पे VR फिर गेम्स ये सारी चीज़ें दिख रही थी। तो माइकल के पापा ने देखा एंड ही वाज लाइक अपने बेटे के लिए ले लेता हूँ, बहुत सही है ये, बहुत सही है, मैं भी खेलूँगा बट बेटे के लिए मेनली लेता हूँ। अब वो लेकर आए, बेटा बहुत खुश होगा कि अरे भाई VR का गेम है, पूरा सेट आया है, ग्लव्स आया है, पूरा गेम खेल सकते हैं, वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। पहले गेम के लिए जंप इन करता है माइकल, है ना। तो द फर्स्ट गेम माइकल प्लेड वाज वाइल्ड वेस्ट। इंपॉर्टेंट है गेम्स के नाम याद रखो और किस गेम में क्या हो रहा है वो याद रखो। तो वाइल्ड वेस्ट में क्या होता है? इनसाइड द गेम अ सेकंड शेरिफ हु लुक्ड लाइक अ कंप्यूटर इमेज बट डिड नॉट मूव लाइक वन शाउटेड एट हिम नॉट टू गो आउट। The second sheriff, who was Michael's later discovered was Sebastian Slutz, was shot and the game ended. तो क्या है, अभी से हर एक गेम जब माइकल खेलेगा उसके साथ एक और को प्लेयर रहने वाला है हर गेम में, है ना। और को प्लेयर कौन होने वाला है? सेबेस्टियन श्लट्ज। तो सेबेस्टियन का ही जो मेमोरी है वो इन गेम्स में कैप्चर हो चुका है। मेन टारगेट माइकल का ये होगा गेम्स में, जो वो बाद में रियलाइज करेगा कि उसे सेबेस्टियन को बचाना है, किसी और से पहले सेबेस्टियन को बचाना है। और जब वो रियलाइज करेगा तब क्या होता है देखते हैं। After Wild West game, a printout appeared with a picture of Sebastian in jeans and a sweatshirt saying, "I am stuck. Please help to retrieve me. Try Dragon Quest." ये दूसरा गेम है, ठीक है। तो जैसे ही वो गेम ओवर हुआ था पहला वाला वाइल्ड वेस्ट, उसके प्रिंटर से सडनली गेम का एक चीज़ प्रिंट होकर आता है जिसमें सेबेस्टियन का एक इमेज होता है एंड वहाँ एक मैसेज रहता है कि मैं स्टक हो गया हूँ, मुझे बचाओ, प्ले ड्रैगन क्वेस्ट, अगला गेम खेलो, ये इस चीज़ का एक मैसेज आता है। ये रेडी हो जाता है, ये खेलना शुरू कर देता है। माइकल प्लेड 3 more गेम्स, ड्रैगन क्वेस्ट, जेल ब्रेक एंड वॉर जोन, 3 गेम और वो खेलने लगता है ना। तीनों गेम्स में उसका मेन काम था सेबेस्टियन को बचाना, लेकिन वो हर गेम में हारते जा रहा था, सेबेस्टियन को बचा ही नहीं पा रहा था।
लास्ट गेम में वो क्या करता है, माइकल लास्ट गेम में वॉर जोन जो खेल रहा था उसमें माइकल रेस्क्यूड सेबेस्टियन बाय पुलिंग हिम इनटू अ हेलीकॉप्टर जस्ट एज द टैंक क्रैश्ड इनटू सेबेस्टियंस जीप, एन इवेंट माइकल बिलीव्ड वाज रिलीविंग द एक्सीडेंट। तो क्या होता है रियल लाइफ में भी सेबेस्टियन का मेमोरी कैसे उस गेम में आया, सेबेस्टियन का भी एक कार एक्सीडेंट हो गया था, क्रैश हो गया था, जिसके वजह से उसकी मेमोरी गेम में आ गई थी। तो ये जो वॉर जोन में गेम चल रहा था वहाँ भी सेबेस्टियन जो जीप चला रहा था ना, उस जीप के अंदर से माइकल ने उसे हेलीकॉप्टर में खींच के उठा लिया और तभी वो जीप एक एक टैंक से टकरा के ब्लास्ट हो गई थी। और वही गेम में उसने सेबेस्टियन को बचा भी लिया था, प्लस जैसे उसकी एक्सीडेंट हुई थी वही मेमोरी रीलिव होने की वजह से सेबेस्टियन रियलिटी में जिंदा हो जाता है, वो कोमा से बाहर आ जाता है। Michael later learned online that Sebastian was using his laptop to play one of the same psycho-driven games during the accident, and Michael theorized that Sebastian's memory was saved on his computer's disk after he banged his head. The mystery of how the game ended up on Michael's computer was solved when Mr. Sludge told a reporter that someone had stolen the games while Sebastian was in the hospital. Michael concluded they ended up at the computer fair and we bought them. तो माइकल को समझ नहीं आ रहा था कि ये बात सच में सही है, मैंने किसी को बचाया है कि क्या है क्या नहीं है, समझ नहीं आ रही है। बट एक दिन सडनली न्यूज़ में पता चलता है कि सच में सेबेस्टियन नाम का एक बच्चा था जो कोमा में चला गया था और वो अभी बहुत रिसेंटली रिट्रीव हुआ है कोमा से, है ना। और उसने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मैं एक्सीडेंट के टाइम पे अपने पीसी पे था, मैं एक गेम खेल रहा था ऐसा ही, जब वो कार मेरी टकराई और मेरी मेमोरी शायद इधर ट्रांसफ़र हो गई थी। एंड जो गेम्स मैं खेल रहा था वो मेरे ही साथ था, बट जब मैं हॉस्पिटल में था तब किसी ने उनको चुरा लिया था। चोरी होके वो गेम्स कहाँ गए थे, वो कंप्यूटर फेयर में वो गेम्स पहुँचा दिए गए थे, जहाँ से माइकल के फादर ने माइकल के लिए वो खरीदी थी। बाय द एंड ऑफ द चैप्टर वी सी कैसे सेबेस्टियन माइकल को एक ईमेल भेजते हैं कि थैंक यू सो मच, आपके वजह से ही मैं रियलिटी में ज़िंदा हो पाया, कोमा से बाहर आ पाया। मुझे नहीं पता आपको थैंक यू कैसे बोलूं, बट एक छोटा सा गिफ्ट यही कह सकता हूँ कि जो गेम्स है वो आप मुझे रिटर्न मत करना, वो आपके लिए गिफ्ट है, बिकॉज आई यू सेव्ड माई लाइफ। ठीक है, दैट्स हाउ द चैप्टर इज। आएंगे इसके, यार ये सिंबल हर जगह आ जा रहा है, व्हाट इज दिस बिहेवियर है, ये सिंबल तो हर जगह आ रहा है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है ना। तो थीम क्या है हमारे इस चैप्टर की, थीम क्या है हमारे इस चैप्टर की, परसीवरेंस एंड आयरनी। परसीवरेंस क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअसली मेहनत करे जा रहा था हमारा माइकल, उसको मैसेजेस पे मैसेज मिल रहे थे बाय प्रिंट आउट्स, एंड वो पता नहीं क्यों लेकिन उसे लगा कि उसे वो मदद करना चाहिए उस लड़के का, एंड ही वाज गोइंग ऑन हेल्पिंग दैट चाइल्ड, बिकॉज ऑफ विच वो बच्चा बच पाता है ना। अगर माइकल इतना एफर्ट नहीं लगाया होता तो शायद पता नहीं सेबेस्टियन रियलिटी में भी जिंदा हो पाता कि नहीं हो पाता। ठीक है, coming to the question answers, it looked real as it was a continuation game after first game Wild West. Also the name of the player was as well the name Sebastian. तो क्या था, माइकल का ऐसा कहना था कि फर्स्ट गेम से लास्ट गेम तक जो उसके साथी कैरेक्टर थे ना, उसका नाम सेबेस्टियन ही था, गेम में भी और प्रिंट आउट मैसेजेस में भी। तो इट लुक्ड वेरी रियलिस्टिक कि शायद मैं गेम नहीं खेल रहा, मैं सच में किसी इंसान को बचा ही रहा हूँ, ऐसा ही फीलिंग आ रहा था। क्योंकि गेम्स में गन्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, बॉम्बिंग हो रही थी, बंदूकें चल रही थी, है ना, वॉर जोन में। एंड ऐसा था कि सच में मुझे किसी को बचाना ही था। माइकल वाज लाइक मुझे सेबेस्टियन को कुछ भी करके बचाना है, क्योंकि अगर मैं माइकल को अगर सेबेस्टियन को माइकल नहीं बचा रहा था तो हर बार गेम ओवर हो जा रहा था, किसी भी बार वो गेम विन नहीं कर पा रहा था। तो ही वॉज लाइक आई विल एनी हाउ मेक श्योर कि मैं इसको बचा के ही रहूं। माइकल्स मीटिंग विद सेबेस्टियन हैड बीन अ चांस मीटिंग टेकन प्लेस एंड हाउ एंड वेयर डिड माइकल मीट सेबेस्टियन। दोनों ही गेम्स खेलने वाले लड़के थे, है ना, तो दोनों एक दूसरे से मिले कब, जब माइकल सेबेस्टियन के ही गेम्स को खेल रहा था अपने घर में वीआर के थ्रू। ठीक है, What help did Sebastian Sludge ask Michael for? How did he convey this message? सेबेस्टियन ने माइकल से एक हेल्प मांगी थी कि उसे बचा ले। कैसे मांगी थी,
एक प्रिंट आउट के फॉर्म में मैसेज भेजा गया था माइकल के पास। नेक्स्ट सवाल पे आओ। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए कि व्हाट हैपेंड व्हेन द नरेटर बर्स्ट इन थ्रू द स्विंग डोर्स ऑफ द सैलून एज ही प्लेड द गेम वाइल्ड वेस्ट। आसान है, आप आराम से। एक टिप मैं यहाँ देना चाहूँगी फॉर दिस चैप्टर, जो भी 4 गेम्स है ना, वाइल्ड वेस्ट, वॉर जोन, ड्रैगन क्वेस्ट और एक और जो है, इन गेम्स के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था वो फ्लो ऑफ इवेंट्स को प्लीज़ याद रखना। बाकी चैप्टर तो आसान है, बट वो गेम के अंदर क्या हुआ था उस फ्लो ऑफ इवेंट को प्लीज़ याद रखना, ठीक है। और ये कुछ सवाल हैं जो आपके सेल्फ स्टडी में प्रैक्टिस करने के लिए। अब देखो भाई, मैं आपको हर बार यही कहती हूँ कि मैं यहाँ हूँ, एंड स्पेशली इन 3-4 दिनों के लिए मैं हाईली एक्टिव रहूँगी ऑन द कमेंट सेक्शन, ऑन सोशल मीडिया। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी टैग कर रहे हो, पोस्ट मेंशन कर रहे हो अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके, तो मैं पर्सनली उन आंसर्स को चेक करके आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो आप क्लोज पर्सन में करके हो, जैसे भी हो, जस्ट मेक श्योर यू आर रीचिंग आउट टू मी इफ़ यू वांट टू गेट योर आंसर्स चेक्ड। मैं पक्का से आपको इस चीज़ के लिए असिस्ट करने वाली हूँ, ठीक है। चलो, इन वॉट वे डिड द सेकेंड गेम सीम वेरी रियल। सेकेंड गेम जो था ना, उसमें हेलीकॉप्टर, गन्स वगैरह वगैरह थे, तो इट साउंडेड, नहीं सेकेंड गेम में नहीं, थर्ड लास्ट गेम में था। सेकेंड गेम वाज ड्रैगन क्वेस्ट। उसमें तो वो प्रिंसेस को बचाओ, उसके बाद प्रिंसेस को बचाने के बाद उसने देखा कि मैं अभी भी गेम नहीं जीता, तो क्या करना पड़ता, उसको धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ था कि सेबेस्टियन को शायद मुझे बचाना पड़ेगा। मैं गेम में कुछ और जो भी कर लूँ, मेरा आई थिंक धीरे धीरे ही वो रियलाइजिंग कि आई थिंक मेरा मेन टारगेट इज टू सेव सेबेस्टियन, क्योंकि हर बार मैं हार तभी रहा हूँ जब सेबेस्टियन मर रहा है, ठीक है। ऐसे ही 2 और एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेना। लेट मी नाउ टेक यू टू द फर्स्ट ड्रामा ऑफ आवर लेक्चर। पहला ड्रामा हमारे पूरे सिलेबस का, ठीक है, क्या है, डियर डिपार्टेड। अब डियर डिपार्टेड बहुत ही क्रेजी सा एक चैप्टर है। क्यों, कारण क्या है, तो इस चैप्टर में ना हमारे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ दिखाते हैं। कैसे, इस कैरेक्टर में मिसेस स्लेटर है ना, उनकी बहन भी है, एक पूरा फैमिली है यहाँ पे, ठीक है। मिसेस स्लेटर, मिसेस जॉर्डन, जो 2 बहनें हैं, उनके पापा का नाम क्या है, एबल मेरीवेदर। अब पापा अपने दोनों बेटियों को इतने अच्छे तरीके से भी शायद नहीं जानते थे। क्यों, क्योंकि एक इंसान के अंदर कितना लालच है वो दूसरे इंसान को थोड़ी बताएगा, स्पेशली अपने पापा को थोड़ी बताएंगे कि भाई आपके प्रॉपर्टी में मेरी नज़र है। तो एबल मेरीवेदर के पास उनका अपना काफ़ी प्रॉपर्टी था। अब फैमिली में कौन कौन थे बेसिकली, है ना, फैमिली में थे एबल मेरीवेदर, उनके 2 बेटियां, बेटियों के 2 हस्बैंड्स एंड उनके बच्चे, ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक दिन मिसेस स्लेटर believes that her father Abel Merriweather is dead and sends a telegram to her sister Mrs. Jordan and her husband Ben. एक दिन वो जाती है अपने पापा के रूम में एंड बातें कर रही होती है, देख रही होती है कि पापा हिल डुल नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसे लगता है कि पापा मर गए हैं, ओ माय गॉड पापा सडनली इज डेड। तो वो जल्दी से अपने बहन को टेलीग्राम लिखते हैं कि घर आ जाओ क्योंकि पापा इज नो मोर, अंतिम क्रियाक्रम जो करना है वो करेंगे। एंड जॉर्डन्स दोनों, मतलब पति पत्नी दोनों आने से पहले स्लेटर सोचती है कि हमें तैयार रहना चाहिए, हमें वो ब्लैक ड्रेसेस पहन के एंड प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से हम क्रिश्चियन रिचुअल्स के हिसाब से एक इंसान का अंतिम क्रियाक्रम करते हैं, उस हिसाब से मेरी बहन और उसके हस्बैंड आने से पहले हमें तैयार हो जाना चाहिए। They are not concerned about the fact that पापा मर गए हैं। It's a big fact. If like भगवान करे किसी के साथ ना हो, बट किसी के पेरेंट जब गुजर जाते हैं ना, तो वो एक शौक अलग होती है, कपड़े वगैरह बाहर में जाए, खाना कपड़ा साइड में रखो, पापा खो दिया मैंने। यहाँ केस ऐसा है कि पापा मर गए, ठीक है, बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह करवानी है, मेरी बहन के सामने ऐसा नहीं हो सकता कि वो ज़्यादा सही से तैयार होके आई है, मैं तैयारी नहीं हो पाई ढंग से, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जॉर्डन आने से पहले मिसेस स्लेटर ने हेनरी को बोला कि जल्दी जल्दी एबल, मतलब हमारे पप्पा के कमरे से जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो लेकर आ जाते हैं ना। तो ऊपर एक नया घड़ी था जो मुझे बहुत पसंद था पप्पा का, उसको लेकर आ जाते हैं। उनका जो ब्यूरो है या जो टेबल है जिस पे बैठ के वो काम करते हैं,
वो टेबल भी लेके आते हैं, उसे लिविंग रूम में रख देते हैं और लिविंग रूम में जो क्लॉक और टेबल रखे हुए हैं वो पापा के रूम में शिफ्ट कर देते हैं। क्या होगा उससे, अगर पापा के रूम के चीज़ों के बारे में हम बात करने आए तो दोनों बहनों में बंटवारा होगी इक्वली कि ये मेरा है ये मेरा है, तब मुझे जो टेबल पसंद है, घड़ी पसंद है, वो मिल नहीं सकता है। 10 पहले ही उसको अदला बदली कर देते हैं। तो ऊपर नीचे करके ब्यूरो डेस्क बदल दिया गया, नीचे के डेस्क के साथ घड़ी बदल दी गई, है ना, और सारी चीज़ें उस हिसाब से सॉर्ट करके ऐसे रख दिए कि कोई ख्याल ही ना कर पाए, कोई ध्यान ही ना दे उस चीज़ पे। Then when the Jordans arrived, they discussed the obituary and the grandfather's asset, including his gold watch and insurance money. भाई आपके डैड मर चुके हैं, थिंक अबाउट इट। नहीं, क्या है, वो सोचने लगते कि उनका कितना प्रॉपर्टी था, कहाँ उनका इंश्योरेंस था, उन्होंने अपना इंश्योरेंस का पैसा पे किया हुआ था, उसका रिटर्न उन्हें इन लोगों को अब मिलेगा नहीं मिलेगा। उनका एक गोल्ड वॉच था जो ऐसा बोला था एबल मैरीवेदर ने कि मिसेस जॉर्डन के बेटे को ही मिलेगा, क्योंकि वो पहले से बता दिया था कि ये गोल्ड वॉच मेरे पोते के लिए है, ऐसा करके। तो इस चीज़ पे बहस हो रही थी, लड़ाई हो रही थी कि किसको कौन सी चीज़ मिलेगी, इंश्योरेंस का प्रीमियम फिल किया था नहीं किया था एबल मैरीवेदर ने, ये सारी बातें हो रही थी। नाउ विक्टोरिया कौन है, विक्टोरिया नाम की एक छोटी सी बच्ची है घर में जो कि मिसेस स्लेटर की बेटी है। विक्टोरिया रिवील्स शी सॉ हर ग्रैंडफादर गो ऑफ विथ Mr. Tattersall to the Ring O' Bells, a public house, not to pay his insurance premium. तो ये छोटी बच्ची जो होती है स्लेटर की बेटी, वो आके बोलती है कि पापा दादाजी बाहर गए तो थे, बट मुझे नहीं लगता वो इंश्योरेंस का अमाउंट पे करने गए थे, वो तो अपने दोस्त के साथ घूमने गए थे, पार्क वगैरह घूमने गए थे, है ना। आई डोंट थिंक वो इन्होंने इंश्योरेंस अमाउंट इस बार पे किए। नाउ ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट किसको क्या प्रॉपर्टी मिलेगी, क्या चीज़ है क्या नहीं है। विक्टोरिया को बोला गया जाओ दादा के रूम से चाबी वगैरह लेकर आओ, सारी चीज़ों का बंटवारा अभी ही कर लेंगे, बाकी सारा जो भी क्रियाक्रम है वो काम भी करना है। तो विक्टोरिया ऊपर गई चाबी लाने और डरते हुए भाग के नीचे आई मम्मी के पास। तो स्लेटर पूछते क्या हुआ भाई, ऐसे डरी हुई क्यों हो? तो वो बोलते दादाजी मर गए थे ना, दादाजी उठ रहे हैं, दादाजी जिंदा है। तो सब लोग शॉक हो गए कि है क्या बोल रहे हो, तुमने दादाजी को ही देखा था कि उनका भूत देखा था? क्या हो गया भाई, क्या बोल क्या रहे हो, सब ठीक है ना, भूत वूत तो नहीं है? सडनली दे नोटिस कि एबल मैरीवेदर धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं। तो एवरीवन इज शॉक्ड कि ये भूत है कि सच में रियलिटी में ये इंसान जिंदा है, ठीक है। तो दे आर शॉक्ड एंड दे फाइनली रियलाइज कि अच्छा नहीं, ये सच में मतलब स्लेटर और जॉर्डन दोनों के पापा ही है, एबल मैरीवेदर ही है। ही हैड नॉट डाइड, ही वाज सिंपली स्लीपिंग एक्स्ट्रा लॉन्ग आवर्स टुडे। तो एबल मैरीवेदर clad in a faded but gay dressing gown enters the room alive. He discovered Henry wearing his new slippers and his bureau and a clock moved downwards. तो वो अपने कमरे से उतरते ही अपने चप्पल पहनेंगे, है ना, उनको दिखता है कि उनका चप्पल उनका वो क्या नाम है दामाद पहना हुआ है ना। एंड ही इज लाइक हेनरी तुमने मेरी चप्पल क्यों डाली हुई है, और ऊपर से मेरे रूम का ब्यूरो, मेरे रूम का क्लॉक लिविंग रूम में क्या कर रहा है, ऊपर क्यों नहीं है, नीचे कब लाए थे तुम लोग? तब जाके मिसेस जॉर्डन बोलती है कि अच्छा आपको तो पता ही नहीं है आपके पीठ पीछे क्या चल रहा था। तो स्लेटर इस लाइक चुप रहो, ज़्यादा बातें मत करो। तो यहाँ दोनों बहनें में भसर हो जाती है और मिसेस जॉर्डन बोल देती है कि आपको पता है इनको लगा था कि आप मर गए हो, इसीलिए आपके रूम से वो ब्यूरो लेके नीचे आ गए थे, आपका क्लॉक भी लेके नीचे आ गए थे, आपके सामान के बंटवारे का बात हो रहा था यहाँ पे, आपके घर में आपकी बेटी आपके सामान का चोरी करने लगी थी। सोचो ये बात। तो एबल ये सारी बातें सुना, उसको बहुत बुरा लगा। जैसे ही जॉर्डन ने स्लेटर के बारे में खराब बातें करी, स्लेटर भी बोलने लगी जॉर्डन के बारे में कि हाँ तुम तो बड़ी दूध की धुली हो, तुम भी बोल रही थी कि उनका जो गोल्ड वॉच है तुम्हारे बेटे का होगा, इंश्योरेंस नहीं पे किया, हमारे पापा ने कितने क्रेजी इंसान है, कितने इररिस्पॉन्सिबल इंसान है, तुम भी पापा को इतना कोस रही थी, उन चीज़ों का क्या, तुम भी बताओ। तो दोनों बच्चों मतलब दोनों बेटियों के कॉन्वर्सेशंस को सुन के बाप एज इन एबल मैरीवेदर को रियलाइज हुआ कि भाई मेरी दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा लालची है, तो मैं अपना प्रॉपर्टी अपने बेटियों को तो दे ही नहीं सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। अब क्या किया जाए?
तो एबल मेरीवेदर अपने घर में अनाउंस करते हैं कि भाई आई एम सैड टू से कि सॉरी, आप लोगों को मैं अपने जायदाद का हिस्सा तो नहीं ही दे पाऊंगा, लेकिन कोई ऐसा है जिसको मैं अपने जायदाद का हिस्सा, पूरा ही जायदाद रादर देने वाला हूँ। तो दे आर शॉक्ड कि ऐसा कौन है, किसके पास जाने वाला है ये चीज़। तो तब एबल मेरीवेदर ये चीज़ एक्सप्रेस करते हैं कि मैं रिंगो बेल्स में जहाँ जाता हूँ ना, वहाँ देयर इज़ अ वुमन, है ना, मिसेस जॉन शिरॉक्स नाम की, देयर इज़ अ वुमन ओवर देयर, उनसे मैं शादी करने वाला हूँ। तो Abel announces he will change his will to leave his possession to whomever he is living with when he dies, and he will marry Mrs. John Shirox, who keeps the Ringo bells, the following Monday. He tells Amelia the bureau will be handy for carrying across to his new wife's house. तो Abel मेरीवेदर कहते हैं कि मैं अपना विल चेंज करूंगा ताकि मेरे विल में जो भी तुम दोनों के लिए था वो अब तुम दोनों के लिए ना रहे, वो कुछ ऐसा रहेगा कि मेरा जो पूरा जायदाद है वो उसको मिले जिसके घर में मैं मरते वक्त रहूं। एंड आने वाले सोमवार को, मंडे को, मैं शादी करने वाला हूँ मिसेस जॉन शिरॉक्स से, जो भी विडोअर ही है। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी दिनों से जानते हैं, हम एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। एंड अच्छा हुआ तुम मेरे ब्यूरो को ऊपर से नीचे लेकर आ गई इस लेटर, क्योंकि इसको अब शिफ्ट करना है मेरे नए होने वाले बीवी के घर, क्योंकि मैं भी वहीं शिफ्ट होऊंगा, मेरा सारा सामान वहाँ शिफ्ट होगा और मैं भी वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। तुम लोगों को तो अब कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो यहाँ ये दिखता है कि कैसे लालच, ग्रीड इज़ अ वेरी बैड थिंग, स्पेशली अपने फैमिली में तो ग्रीड होना ही नहीं चाहिए। द मेन थिंग हियर ओवर हियर इज लालच, ग्रीड, जेलेसी। अपने फैमिली के अंदर ही कैसे अलग अलग नेगेटिव इमोशंस है। यहाँ पापा हर किसी से इतना प्यार करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज बेटी टू हिज पोती, पोता, एवरीबडी, लेकिन हम देखते हैं कि कैसे उनकी ही बेटियाँ उनसे उतना प्यार नहीं करते जितना वो उनके जायदाद से प्यार करती है, ठीक है, which is a very wrong thing. How does Abel frustrate the designs of both his daughter, or what startling revelation did the grandfather make in the end? एबल मेरीवेदर को लास्ट में पता चलता है कि दोनों ही बेटियां बहुत ज़्यादा लालची थी, इसीलिए एबल मेरीवेदर ने कहा कि भाई सॉरी, तुम लोग ने इतना जो प्लानिंग प्लॉटिंग बना के रखा था ना मेरे प्रॉपर्टी का, वो कुछ नहीं मिलने वाला, मैं अपना विल चेंज करने वाला हूँ लॉयर से कह के, एंड आने वाले सोमवार में मैं शादी भी करने वाला हूँ विद द ओनर ऑफ रिंगो बेल्स, मिसेस शिरॉक्स। तो शादी के बाद मैं उनके घर जाऊँगा और विल कुछ ऐसा होगा कि मेरे मौत के समय मैं जहाँ हूँ उनको मेरा पूरा जायदाद मिले। तो सॉरी गाइस, आप भले ही मेरे अपने खून, अपना औलाद है, लेकिन कभी कभी अपने भी धोखा दे जाते हैं, है ना। तो मैं प्यार पे भरोसा करूंगा, अपने औलाद पे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज डियर डिपार्टेड गिव आउट, और व्हाट इज द सोशल मैसेज ऑफ द प्ले डियर डिपार्टेड, है ना। इस पूरे चैप्टर में या इस पूरे प्ले में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख पाते हैं कि कैसे मॉडर्न टाइम्स में लोग बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो जा रहे हैं, मनी माइंडेड हो जा रहे हैं, एंड उनके लिए इमोशन या इंसानियत कोई वैल्यू ही नहीं रखती, ठीक है, एंड लूजिंग देयर रियल ह्यूमननेस। The play sketches the sad plight of the old people. It indirectly sides with what father does in the end. And persons or people like Slater and Jordan need to be defeated in their motives. बहुत sad reality है ये, and सच में ये होता है कि आजकल के दिनों में हम materialistic ज़्यादा हो रहे हैं और emotionless होते जा रहे हैं। पहले के टाइम में इमोशंस के वजह से इतनी सारी चीज़ें चलती थी, इतनी सारी चीज़ें होती थी, बट आजकल के दिन में इमोशंस पता नहीं कहाँ ही भाग रहे हैं, वैल्यूज एंड मॉरल्स पता नहीं कहाँ ही भाग रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एबल कम्स टू सेंस एंड सीज हिज डॉटर एलिजाबेथ एंड मिस्टर बेन जॉर्डन इन मॉर्निंग। तो क्या होता है, वो जैसे ही नींद से उठ के नीचे आते हैं वो देखते हैं कि क्या कि मिसेस स्लेटर,
हेनरी, मिसेस जॉर्डन, मिस्टर जॉर्डन, सारे लोग घर में हैं एंड सब ने मॉर्निंग कपड़े पहने हैं, एज इन कोई मर जाता है क्रिश्चियन हाउस होल्ड में तो जैसे काले कपड़े पहनते हैं वो पहने हुए हैं। प्लस हेनरी ने एबल मैरीवेदर के चप्पल पहने हुए थे, घर वाले सैंडल्स, तो ही वाज कंफ्यूज कि चल क्या रहा है। एंड देन फाइनली जब दोनों बहनें लड़ाई कर रही थी तब जाके एबल मैरीवेदर को सच्चाई की पता चलती है कि उन लोगों को लगा था कि ये मर चुके हैं एंड इनके संपत्ति को लेके बातें चल रही थी कि किसको क्या मिलने वाला है। Mrs. Slater can be called greedy, selfish, mean and crafty woman. She does not bother about family values or sweet relationship between a father and his daughter. Obvious सी बात है, definitely yes. तो her eyes are to pinch as many things of the father as possible. She has already grabbed his bureau, clock and slippers. She does is mean and unscrupulous. She is impolite, blunt, greedy, insensitive and whatnot. Does not value moral and family values या familial values, but materialistic things. Thus, she is like her sister, Mrs. Jordan, as far as greed is considered. तो दोनों ही बहनें equally लालची थे, ठीक है। On the other hand, her husband does not have these qualities, but he is a weak-natured person. He is afraid of his wife and dares not displease her. If she speaks a bit hard, he surrenders. For instance, he calls her shifting father's bureau undesirable. But when she talks in a harsh tone, he surrenders. He can be called his wife's shadow. Thus, he is a weak and non-assertive person, can be called a henpecked husband. जोरू का गुलाम जिसे हम कहते हैं ना, not in a funny and healthy way, but in a realistic way, कि बीवी से इतना डरता है कि बीवी ने ए बोल दिया तो ठीक है कर देता हूँ, ऐसा है, ठीक है। तो मिसेस स्लेटर बहुत ज़्यादा ही ग्रीडी, लालची, सेल्फिश, चालाक, चतुर औरत है जिसे सिर्फ अपने पापा के प्रॉपर्टी पे जिनकी आंखें हैं, जस्ट लाइक हर सिस्टर मिसेस जॉर्डन। लेकिन उनके जिसके साथ शादी हुई थी मिस्टर हेनरी, वो बहुत भोले भाले इंसान थे, लेकिन सैडली वो अपने बलबूते पे नहीं जीते थे, वो अपने बीवी से बहुत डरते थे, अपना स्टैंड नहीं था उनका अपना, जिस वजह से वो बीवी के बातों पे चलते रहते थे। बीवी जो बोले, गलत चीज़ें भी बोले तो वो करते थे। अगले सवाल पे आओ। There are certain some reference to context based question या extract based questions। अब ठीक है, कुछ छोटे छोटे extract based questions, पीछे क्यों जा रही हूँ मैं, कुछ छोटे छोटे extract based questions अभी मैंने आपके लिए रखा है ताकि आप इन चीज़ों को, क्या चल रहा है ब्रो, क्या चल रहा है ये भाग कैसे रहा है इतना ज़्यादा, ये रहा, क्रेजी हो जाता है कभी कभी स्लाइड्स, पता है क्रेजी हो जाते हैं स्लाइड्स। तो कुछ कुछ जैसे मैंने कहा, कुछ कुछ आपके लिए क्वेश्चंस है एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए रखी हुई है मैंने। मेक श्योर कि आप इन स्लाइडर्स को ज़रूर से रीड करो, ठीक है। मेक श्योर आप इन क्वेश्चन आंसर्स को ज़रूर से रीड करो, और यहाँ पे कुछ 2-3 सवाल है, इनको ज़रूर प्रैक्टिस करो। ये बहुत एक ज़रूरी सवाल है बाय द वे, हेनरी का उनके वाइफ के कैरेक्टर के साथ कॉन्ट्रास्ट करना, जो हमने अभी देखा भी था, ठीक है। इन सवालों को प्लीज सॉल्व करना। और हम अब आते हैं हमारे आखिरी चैप्टर, आखिरी ड्रामा या प्ले में, जो है जूलियस सीजर। इसके बारे में ज्यादा कहने को कुछ है ही नहीं, पूरे दुनिया को ये कहानी पता है। यूटू ब्रूटस, एतु ब्रूटस, है ना, दोस्ती में धोखा, दरार। तो इस कहानी में हम देखते हैं स्टार्टिंग, हमारे पास जितना पार्ट दिया हुआ है उस कहानी में स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जूलियस सीजर अभी ही जीत हासिल करके आए हैं, सन ऑफ पॉम्पीज को हराते हुए आए हैं, एंड पीपल आर सेलिब्रेटिंग, ही इज सेलिब्रेटिंग विद द एंटायर लाइक क्या बोलो सिटीजन्स ऑफ द नेशन, दे आर एंजॉयिंग एंड सेलिब्रेटिंग कि जूलियस सीजर ने बहुत सही जीत हासिल किया है, एंड देयर इज अ हाई चांस कि इसको अगला राजा बनाया जाए। He is very capable, very reliable for becoming a king.
तो लोग जूलियस सीजर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी जय जयकार कर रहे हैं, एंड पीपल आर सेलिब्रेटिंग। लेकिन हर अच्छे इंसान के पीछे कुछ बुरे लोग भी होते हैं ना, हर अच्छे इंसान के पीछे कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो द प्ले opens with a celebration of Julius Caesar's victory over the sons of Pompey, during which a soothsayer warns him to beware of Ides of March. Antony offers Caesar the crown 3 times, but Caesar refuses. Cassius then works to turn Marcus Brutus against Caesar. अब यहाँ जूलियस सीजर के एक बहुत परम मित्र थे मार्कस ब्रूटस, बट ब्रूटस वॉज अ वेरी मैन ऑफ हिज वर्ड्स या मैन ऑफ ट्रूथ, ऑनेस्टी वाला इंसान था। यहाँ पे इसको ना, ब्रूटस को कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ें, गलत चीज़ें पसंद नहीं थी, झूठ या फरेब, इन चीज़ों को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो कैसियस एंड उसके साथ के कुछ कॉन्स्पिरेटर्स मिलके डिसाइड करते हैं कि ये लोग मार्कस ब्रूटस को उसके दोस्त जूलियस सीजर के अगेंस्ट करेंगे ताकि जूलियस सीजर को मार दिया जाए। वो उनके एनिमी थे। Now, Cassius' tricky words draw Brutus into the conspiracy. Brutus ultimately chooses the well-being of Romans over his friendship with Caesar. अब मार्कस ब्रूटस को ये किसी भी तरह छल के साथ, गलत बातों को कह के, अलग अलग चीज़ें यूज़ करके, अलग अलग तरकीबें यूज़ करके कैसियस और उनका पूरा ग्रुप ये भरोसा दिलाता है कि जूलियस सीजर अगर राजा बन जाता है तो प्रजा की बहुत नुकसान होने वाली है। द पीपल ऑफ रोम विल स्टार्ट टू सफर। सॉरी, ये चीज़ कैसियस मार्कस ब्रूटस को भरोसा दिलाता है, जिसके वजह से ब्रूटस गोज अगेंस्ट जूलियस सीजर एंड वो डिसाइड करता है कि मेरे अपने धरती के लोग मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोमन पीपल मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा दोस्त नहीं। तो आई चूज़ माई पीपल ओवर माई फ्रेंड हु इज़ रॉन्ग राइट नाउ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी, अगर मेरा दोस्त भी हो, कोई भी आके मेरे लोगों के ऊपर टॉर्चर करे, क्योंकि इन्होंने ब्रूटस को समझाया था कि डिक्टेटरशिप हो जाएगा, जूलियस सीजर लोगों के ऊपर राज करने लगेगा, डिक्टेटरशिप करेगा, रूल करेगा, डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो इस चीज़ की वजह से ब्रूटस वेंट अगेंस्ट जूलियस सीजर। सीजर्स वाइफ कैल्पुर्निया and Artemidorus, with a warning letter, tried to stop Caesar from going to the Senate on the morning of 15th of March, but Caesar disregards them. अब क्या है ना, कैल्पुर्निया जो कि सीजर की बीवी है, उसको एक डरावना सपना आता है, जिसके वजह से वो अपने पति को बोलती है कि आज बहुत अशुभ मुहूर्त है, आज का दिन बहुत अशुभ है, आज तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, तुम्हारे जान को खतरा है। और वही सेम चीज़ कुछ पंडित भी आके उसको बोल कर जाते हैं चिट्ठी के थ्रू कि भाई आज आपके लिए बहुत ही अशुभ दिन है, मौत का संकट आपके सिर पे मंडरा रहा है, आज आप बहुत केयरफुल रहे। इन चेतावनियों के बावजूद जूलियस सीजर वाज लाइक, मैं इन चीज़ों पे नहीं मानता, सपने, भविष्यवाणी, मैं इन चीज़ों पे नहीं मानता। आई एम अ मैन ऑफ स्ट्रेंथ, आई एम अ मैन ऑफ वर्क, पावर, आर्मी। मैं कर्म पे भरोसा करता हूँ, है ना। अगर कुछ होना है तो वो होगा ही, चाहे मैं घर पे रहूँ, बाहर रहूँ, जहाँ भी रहूँ। तो मुझे सेनेट हाउस जाना ही है, वहाँ मुझे बुलाया गया है, मुझे रोको मत। लेकिन बीवी तो बीवी होती है, उसने किसी भी तरह जूलियस सीजर को रोक लिया था। लेकिन फिर लास्ट में कैसियस एंड पूरा ग्रुप आ जाता है जूलियस सीजर को बुलाने के लिए कि आपको आने के लिए बताया गया था ना, लेकिन अगर आप नहीं आना चाहते हो इट्स ऑल राइट, हम जाके बता देंगे कि आप नहीं आ पाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपने कहा था आप आओगे एंड ऑल। तो वो बातों से ट्रिक करते हैं इस तरीके से कि जूलियस सीजर बोलते हैं नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। कैल्पुर्निया बोलती कि आज नहीं जाना था, बट देन ही अग्रीड टू कैसियस एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड ही गोज टू द सेनेट। अब एट द सेनेट सीजर इज स्टैब्ड टू डेथ, with Casca and Brutus delivering the first and the last stabs respectively. मार्कस ब्रूटस ने जूलियस सीजर को स्टैब कर दिया था चाकू से। जब उसने वो चीज़ करी थी, जूलियस सीजर कुड नॉट बिलीव कि उसका अपना दोस्त उसे धोखा देगा। एंड तभी वो बोलते ए तू ब्रूटस, तू ब्रूटस, यू टू ब्रूटस, तुमने भी मुझे धोखा दिया। मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे दुश्मन है आई न्यू, बट मेरा दोस्त मुझे पीछे से खंजर भौंकेगा, मुझे धोखा देगा, ये चीज़ मैंने नहीं सोचा था। एंड धीरे धीरे ही डाइज, ही लाइज डाउन ओवर देयर।
After Brutus calms the public, Mark Antony gives a diplomatic speech to enrage the crowd against the conspirators, causing them to flee to Asia. तो क्या हुआ, मार्क एंटनी जो थे वो पहले से चाहते थे कि जूलियस सीजर राजा बने। उन्होंने 3 दफ़े ऑफर किया था जूलियस सीजर को कि तो आप राजा बन जाओ, राजा बन जाओ, राजा बन जाओ, बट वो मान नहीं रहे थे। अब नाउ दैट उनके ही सामने कॉन्स्पिरेटर्स ने इनको मार डाला था, ही वॉज स्पीचलेस। दिखाने के लिए ताकि उसको भी उस टाइम पे ना मार दे, ही हैड टू से कि हाँ ठीक है, आई अग्री विथ यू, मैं आप लोग के साथ हूँ, आप लोग अभी मेजॉरिटी में हो तो जैसा आप कहो वैसा ही होगा। उस हिसाब से जूलियस सीजर के डेड बॉडी के सामने वो उनके साथ हाथ तो मिला रहा था, बट मन ही मन वो जूलियस सीजर को ये कह भी रहा था कि ये कितना एक शर्मदायक मोमेंट है मेरे लिए कि तुम्हारे डेड बॉडी के सामने तुम्हें जिन कॉन्स्पिरेटर्स ने मारा है उन्हीं के साथ मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ मिला रहा हूँ रादर। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, आई विश मैं तुम्हें जस्टिस दिला पाता। एंड लेटर ऑन इन द चैप्टर वी सी कि जब पूरा जो क्राउड रहता है ना, सब लोग पूछ रहे होते हैं कि जूलियस सीजर को क्यों मारा गया, वो क्यों मर गया एंड ऑल, तब जाके मार्कस ब्रूटस एक स्पीच देता है जिसके वजह से क्राउड को बिलीव होने लगता है कि नहीं, जूलियस सीजर वाज रॉन्ग, उसको मरना चाहिए था, मरना चाहिए था, अच्छा हुआ वो मर गया। सिंपैथी देना वो बंद कर देते हैं लोग। लास्ट में जब मार्कस ब्रूटस चले जाते हैं, एंटनी को एक मौका दिया जाता है तो स्पीक फॉर हिज फ्रेंड। अब एंटनी आते हैं बात करने और बहुत शांत तरीके से, जैसे उनको कहा जाता है कि कुछ भी हमारे अगेंस्ट मत बोलना, हमने क्या किया है वो मत बोलना, जूलियस सीजर के लिए तुम्हारा जो प्यार है वो दिखा सकते हो, वो उससे ज़्यादा कुछ मत बोलना। तो वैसे ही मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, ऐसे करते करते उसने इतनी सारी फैक्ट्स क्राउड या पब्लिक के सामने ला कर रख दी थी, जूलियस सीजर के डेड बॉडी को भी सामने लाके रख दिया था एंड लोगों को बताया कि आपको पता है जिसके बारे में आपसे इतनी गलत बातें कहा जा रही थी कि ये आपके ऊपर रूल करता, डिक्टेटरशिप करता, टॉर्चर करता, उसने अपने विल में क्या लिखा था। तो वो एक पेपर निकाल के पढ़ के बोलते हैं कि उनका जितना भी संपत्ति है वो अपने देश के लोगों के लिए, अपने रोमन लोगों के लिए उन्होंने देकर वो देकर जाने वाले थे। जब भी वो मरते उन्होंने अपने विल में लिखा था कि मेरी पूरी संपत्ति मेरे लोगों की है, मेरे फैमिली की नहीं, मेरा जो पूरा गार्डन एरिया है वो मेरे लोगों के है, जैसे मैं मर जाऊंगा वो पब्लिक यूज़ के लिए रख देना। उनका जो भी था वो अपने लोगों के लिए करना चाहते थे। अब ऐसे सोने मतलब गोल्डन हार्ट के एक इंसान को आप लोग गलत मान रहे हो और उन लोगों को सही मान रहे हो जो आके जूलियस सीजर को मार के चले गए। आप लोग कॉन्स्पिरेटर्स का साइड ले रहे हो एंड ना ही जूलियस सीजर का। धीरे धीरे अलग अलग बातें कह के उन्होंने लोगों को बिलीव करवाया कि जूलियस सीजर को कैसियस, उनका ग्रुप, इन लोगों ने ही मारा है, इंक्लूडिंग मार्कस ब्रूटस। तो लोग इस चीज़ के लिए एजिटेट होने लगे, उनको समझ आया कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद लोगों ने जिस तरीके से रिबेल आउट किया, उसके वजह से पीपल हैड टू, लाइक ऑल दीज कॉन्स्पिरेटर्स, दे हैड टू लीव रोम एंड रन अवे फ्रॉम रोम कंप्लीटली। अब निकल के जाने के बाद भी मार्कस ब्रूटस और कैसियस में लड़ाई होने लगी कि तुमने मुझे गलत चीज़ बताई, मैं अपने दोस्त के अगेंस्ट जाके उसको धोखा दिया, क्या है क्या नहीं, है ना। इन चीज़ों के बारे में जब लड़ाई हुई उस समय में कैसियस को भी मार दिया गया एंड पोर्शिया, हु इज ब्रूटस वाइफ, डाइज बाय स्वॉलोइंग पॉइजन। क्यों? क्योंकि उनका जो पति था मार्कस ब्रूटस वो भी लड़ाई में मरते हैं। ठीक है। The ghost of Julius Caesar warns Brutus that they will meet again at the battleground of Philippi. In the battle, Cassius wrongly assumes defeat and orders his servant to stab him to death. Brutus, fearing Caesar's ghost, after learning of Cassius' defeat, commits suicide. Antony and Octavius recognize Brutus' greatness and love for the country and order a formal funeral. तो चैप्टर के अंत तक बात सिंपल शब्दों में ऐसी हो जाती है कि जो मार्कस ब्रूटस है उन्होंने अपनी गलती समझी थी, है ना, एंड एट द एंड ही कमिटेड सुसाइड। एंड चैप्टर के एंड में लोगों को पता था कि मार्कस ब्रूटस इन रियलिटी बहुत लोगों के लिए कंसर्न्ड थे, इसीलिए व्हेन ही डाइड उनका एक फॉर्मल फ्यूनरल प्रोसेशन करवाया गया था।
ठीक है, जूलियस सीजर का तो करवाया ही था, बट ब्रूटस, मार्कस ब्रूटस जब मरे थे उनका भी करवाया था। ठीक है, अब बहुत लेंदी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक चैप्टर आपको लगता होगा ये, है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, बट ये उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, क्योंकि अगर आपने आरंभ बैच, अभय बैच किया हुआ है तो आपको बहुत आसान तरीके से इसकी डिस्क्रिप्शन मिल चुकी है ना। तो बेसिकली इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो, your statue sprouting blood in many pipes in which so many smiling Romans bathed signifies that from you great Rome shall struck reviving blood, and that great men shall press for tinctures, stains, relics and cognizance। अब बात क्या है, ये किसने बोली थी? ये ब्रूटस ने बोली थी, मार्कस ब्रूटस नहीं, एक और जो ब्रूटस था जो कि कॉन्स्पिरेटर्स का एक पार्ट था, उसने बोली थी। तो हु इज स्पीकिंग इन दिस लाइन्स? ब्रूटस। किससे बोल रहा था वो? जूलियस सीजर से। Why does the speaker interpret the meaning of Caponia's dream this way? स्पीकर जो थे वो कपूनिया के ड्रीम को इस तरह से इंटरप्रेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो किसी भी हाल में चाहते थे कि ब्रूटस बोल रही, जूलियस सीजर मान जाए आज सेनेट हाउस में जाने के लिए। तो पटाने के लिए, मनाने के लिए वो अलग अलग तरीके का इंटरप्रिटेशन कर रहे थे कि अरे नहीं, इस ड्रीम का मतलब अच्छा है, आपको आना चाहिए, लोगों की भलाई होगी एंड ऑल। Why does the speaker, अच्छा ये तो हो गया। How does you react to all of this? You is Julius Caesar over here। उसका रिएक्शन यही था कि वो मान गया था कि हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं, जाते हैं सेनेट हाउस। गिव मीनिंग ऑफ रेलिक्स। रेलिक्स का मतलब होता है रिलीजियस वे में जो होली थिंग्स होते हैं उसको रेलिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल क्या है? एंटनी सेज इफ यू हैव टीयर्स प्रिपेयर टू शेड देम नाउ। You all do know this mantle. I remember the first time ever Caesar put on it। तो ये बेसिकली जो एंटनी का स्पीच था जहाँ पे वो अलग अलग इंजरीज को दिखा के, जूलियस सीजर के बॉडी में जो स्टैबिंग मार्क्स थे ना, वो अलग अलग इंजरीज को दिखा के लोगों को कह रहे थे ये देखो, यहाँ कैसियस ने डैगर घुसा था, यहाँ कास्का ने मारा था, यहाँ ब्रूटस ने मारा था, जिन्होंने आके तुम्हें इसके अगेंस्ट भड़काया है ना, देखो उन्होंने कितने बेरहमी से आपके जूलियस सीजर को मारा था। उस टाइम की वो स्पीच है एंटनी की, है ना। तो हाउ डज एंटनी यूज विजुअल इमेजरी टू मेक हिज पॉइंट अबाउट असैसिनेशन ऑफ लाइक जूलियस सीजर? विजुअल इमेजरी यूज करके, मतलब वो इंजरी पॉइंट्स दिखा के वो लोगों को भड़काना चाहते थे कि जो जूलियस सीजर आपके लिए सब कुछ सोचता था, अपने सिटीजन्स को सबसे पहला पोजीशन देता था अपने लाइफ में, उस जूलियस सीजर को इस तरीके से बेरहमी से स्टैब करके मारा गया है, देखो, ये दिखा के क्राउड को भड़काना चाहता था। What is the significance of the mantle that Antony refers to? जो mantle है that kind of signifies Julius Caesar का power, authority and you know उसका जो ability था to rule in a very good leadership, with a very good leadership skill, plus he was very loyal to his people, he was very devoted to his people, वो सारी चीज़ें बता रही थी यहाँ पे mantle का यूज़ करके। आइडेंटिफाई द टोन ऑफ एंटनी स्टेटमेंट। टोन जो था ना वो बहुत ही मतलब ऐसा रिक्वेस्ट था कि इमरजेंसी, अर्जेंट नीड है, आप लोग मेरे बात को समझो, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, एंड उसके साथ साथ इमोशन अवेकनिंग टोन थी इसकी। What does Antony's reference to the nervi suggest about Caesar's military prowess? ये कहा जा रहा था कि जूलियस सीजर इतना पावरफुल, इतना केपेबल मिलिट्री लीडर था ना कि कितना भी ताकतवर आर्मी सामने क्यों ना आए वो उनको हराकर ही वापस आता था। दैट वॉज द केपेबिलिटी ऑफ जूलियस सीजर्स पावर। ठीक है, तो ऐसे ही काफ़ी सारे आपको यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे एंड कुछ शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विद आंसर, किसी के विदाउट आंसर्स मिलेंगे, है ना। क्यों? अब आपका सवाल हो सकता है मैम आप इन सवालों को क्यों लेकर आए हो हमारे लिए? अब सिंपल सी बात है, मैं अपना हार्ड वर्क कर रही हूँ इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो मैं ला सकूँ और आपको प्रोवाइड कर सकूँ। अब देखो ये सारी बातें बोलना बेकार है कि मैं साइंटिफिक चीज़ें कह रही हूँ या साइंटिफिक लिटरेचर है ना। सिंपली एक्सपीरियंस बोलता है, और उसके साथ साथ आप बच्चों के लिए अलग अलग रिसोर्सेज, मटेरियल्स प्रोवाइड करते हो ताकि उनके पास एक होलिस्टिक पॉसिबिलिटी हो कि जहाँ जहाँ से भी सवाल बन सके उसका पूरा प्रिपरेशन ला कर दे। तो मैं वही कर रही हूँ आपके लिए। मैं अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग पॉसिबिलिटीज से आपके लिए जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस, उनके आंसर, कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन सब लेकर आ रही हूँ ताकि आप
अपने सेल्फ स्टडी के टाइम पर अच्छे से मेहनत कर सको, अच्छे से प्रेपरेशन कर सको एंड मेरे हार्डवर्क के साथ साथ आप अपना भी हार्डवर्क सामने लेकर आओ, ताकि हम साथ मिलकर बहुत अच्छे तरीके से पेपर को दे पाए और इंग्लिश के पेपर के बाद स्माइलिंग फेसेस के साथ बाहर आ पाए। ठीक है, इतनी कुछ डिफ़िकल्ट पेपर नहीं होने वाली है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, टेंशन मत लो। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, ठीक है, उन तीनों को भी देख लेना। तो चलो माय लवलीज, माय रॉक स्टार्स, हमने साथ मिलकर आज का ये जो प्रोज का सेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। मेक श्योर आप अपने पार्ट ऑफ हार्डवर्क को अभी करो। जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइडेड है उनको आज सॉल्व करो। दूसरा जो होमवर्क मैं आपको बोलूँगी, सैम्पल पेपर टाइमर के साथ जो स्ट्रैटेजीज मैंने कही हैं उनको यूज़ करके सॉल्व करो। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन के स्किल्स मैंने आपको बता दिए हैं। टाइमर कैसे यूज़ करके कितने टाइम में क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके घर पे अभी टाइमर के थ्रू सेल्फ स्टडी के साथ साथ एक सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व करो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, एज सेड मैं हमेशा हूँ, यहाँ हूँ मैं आपके लिए। कमेंट सेक्शन हो, इंस्टाग्राम हो, पोस्ट मेंशन करो, स्टोरी टैग्स करो, जो मर्जी करके आपको आंसर कंसल्ट करना है, डाउट कंसल्ट करना है, करो, मैं यहाँ हूँ। ठीक है, keep working hard. Until the time we meet tomorrow, stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys. Stay full focused, fully motivated. हम करेंगे, we can and we will. See you guys tomorrow in the session. Till then, take care guys.